Hello everyone, welcome on the online platform of Sanjay Pandey classes. I am your maths teacher Akash Shukla and today we are going to discuss the topic sets for class 11th. समझते हैं हम लोग कि क्लास 11th का जो आपका पहला चैप्टर है सेट्स वो क्या है, क्या कहता है और वो आपका किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है पूरे आपके क्लास 11th ना ही बल्कि आपके क्लास 12th के भी सिलेबस में। सबसे पहले हम लोग जो मेन समझना चाहते हैं वो ये होता है कि सेट्स की डेफिनेशन हमको क्या कहती है। सेट्स की डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी आपके कंपटीशन में पूछे जाए क्वेश्चन है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझिए, देखिए सेट्स होता क्या, जैसे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, सेट्स आपका मेन टॉपिक है, उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या डेफिनेशन कि a set is a well defined collection of objects। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ ये हमको समझना है। सबसे पहले तो प्रैक्टिकली आप इतना चीज क्लियर कर लीजिए, सेट्स एक्चुअल में कुछ भी नहीं होता है। आप ये जूम करके चलो कि कोई हमने बॉक्स लिया, ठीक है, कोई भी आपने बॉक्स लिया, उस बॉक्स के अंदर आप कुछ भी डाल दो, कुछ भी कोई भी ऑब्जेक्ट आपने उठा के उस बॉक्स के अंदर डाल दिया। अब वो जो आपका बॉक्स हो गया वो एक तरह का आपका क्या हो गया, सेट हो गया, या आप कह सकते हो वो एक तरह का आपका कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गया। तो वो पूरा कलेक्शन मतलब जो आपने बॉक्स के अंदर जो भी आइटम्स डाला है वो सारा आपका कलेक्शन क्या कहलाएगा, एक सेट कहलाएगा। बस एक रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि वो आपका कलेक्शन कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो मेन यहाँ पे जो पूरा कॉन्सेप्ट आपका इवॉल्व कर रहा है वो कर रहा है किसके टर्म के बीच में, वेल डिफाइंड के बीच में। वेल डिफाइंड के चारों यहाँ पे टॉपिक हमारा इवॉल्व कर रहा है। देखिए डेफिनेशन के लिए अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग वेल डिफाइंड को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, बस क्या हमारे पास बच्चा अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये आपका सिंपल हो गया, एकदम सिंपल हो गया कि भाई कोई भी चीज का आप कलेक्शन लो और वो सेट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे टर्म क्या है, वेल डिफाइंड। इसकी मीनिंग समझते हैं। देखिए वेल डिफाइंड मतलब आपका होता है कोई ऐसी चीज जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्या हो, डिफाइंड हो। डिफाइंड इन द सेंस ये हुआ कि वो चीज आपको सबको पता हो, सबको पता इन द सेंस, और थोड़ा सा डीप में चलते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि वो चीज आपकी यूनिवर्सल हो। यूनिवर्सल मतलब क्या होता है कि जैसे आप कुछ चीज ऐसी जो सबको वेल नोन हो, सबको पता हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि हम सबको पता है कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो किसी एक प्लैनेट के चारों ओर क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन मैंने किसी से भी पूछ लिया, किसी से भी आप पूछ सकते हो, तो वो सब क्या बताएंगे भाई, आपको आंसर क्या मिलेगा, यूनिक मिलेगा। जैसे मैंने किसी से पूछा भैया किस प्लैनेट के चारों ओर हमारा सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं, रिवॉल्व कराते हैं, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, हाँ भैया सन। सन मतलब सभी लोग आंसर क्या देंगे, सन देंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन आपका कैसा था, कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्वेश्चन हमारा कैसा था, वेल डिफाइंड था। मतलब ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल इन द सेंस सबको इसके बारे में पता हो। बात में समझ आ रही है। तो यहाँ पे वही मीनिंग हुई कि आप किसी भी कलेक्शन को, कोई भी कलेक्शन आप ले तो किसी भी चीज का, उस कलेक्शन को आप सेट कह दोगे अगर वो कलेक्शन आपका कैसा है, वेल डिफाइंड है। ठीक है, थोड़ी अब एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एग्जांपल थोड़ी चीज और क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे मीनिंग ये हुआ कि आपके पास क्या हुआ, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग कोई कलेक्शन लेते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे आपके पास मैंने कहा कि एक हम लोग कलेक्शन ले रहे हैं, ठीक है, एक कलेक्शन, एक बॉक्स है जिसके अंदर मैंने कहा कि आप लोग कलेक्शन लीजिए फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर सबको पता है 1 से इनफाइनाइट तक होता है। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का आप लोग क्या ले लो, कलेक्शन लो। मैंने कहा ये आपका बॉक्स है जिसके अंदर फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स क्या हैं, भरे हुए हैं। हमको बस ये चेक करना है कि क्या ये जो हमारे पास बॉक्स है या ये जो कलेक्शन है, क्या ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है। अगर ये कलेक्शन वेल डिफाइंड हुआ तो ऑब्वियसली ये कलेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, सेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा और ये कलेक्शन हमारा सेट हो जाएगा। तो हमको ये चेक करना है कि ये जो मैंने बोला कि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है, ये हमारा सेट फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखिए, अब जैसे मैंने बताया कि सेट है, कलेक्शन है जिसके अंदर 5 नेचुरल नंबर्स हैं आपके पास। तो आप क्या करोगे, आप किसी से भी पूछ लो भैया मैंने एक कलेक्शन बनाया जिसके अंदर क्या है, आपके फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं। तो आप पूछो भी इसके अंदर क्या क्या है, तो सारे लोग का आंसर आपका क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा। सबको पता है कि अच्छा फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। भाई आप किसी से भी पूछोगे सभी बताएंगे 1 2 3 4 एंड 5। ये आपके क्या हो गया, ये आपके इस सेट के अंदर के एलिमेंट्स हो गए। आप कह सकते हो कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका कलेक्शन हो गया जिसके अंदर आपके क्या है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं, ये कलेक्शन आपका वेल डिफाइंड है। मतलब आप किसी से भी पूछ लो, बस आप इतना बताओ कि भैया मैंने कलेक्शन लिया हुआ है जिसके अंदर फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं, तो आपको तुरंत सामने वाला आपका रिप्लाई दे देगा, अच्छा 1 2 3 4 एंड 5। मतलब कहीं ना कहीं ये जो हमारा कलेक्शन है, ये कलेक्शन कैसा है, एक तरह से आप कह सकते हो कि ये कलेक्शन हमारा क्या है, वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड कलेक्शन, क्योंकि सबको इसके बारे में पता है और सब लोग से आपको आंसर इसका क्या मिलेगा, यूनिक मिलेगा। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमारा कलेक्शन हुआ, दैट मींस द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स इज सेट। मतलब हम लोग आप कह सकते हो कि अगर हम लोग फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेट बोल सकते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब बात होती है कि अगर यहाँ पे हम लोग कुछ दूसरी चीज लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने बोला, अब आप अभी पहले मैंने केस में क्या लिया था कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन लिया था। अब मैं कह रहा हूं थोड़ा सा चेंज करते हैं चीजों को। अब मैंने बोला आप एक कलेक्शन बनाओ
जिसके अंदर आप अपने कुछ मोस्ट लकी नंबर्स लो। जैसे आपको पता है सबके कुछ ना कुछ लकी नंबर्स होते हैं, लकी कलर्स होता है, अलग अलग चीजें हैं। तो उसी तरीके से मैंने कहा आप कुछ नंबर्स लो अपने पर्टिकुलर, सबका अपना अलग अलग, आप अपने क्या लो लकी नंबर्स को इस कलेक्शन के अंदर पुट करो। ठीक है, मैंने कहा एक कलेक्शन आपको बनाना है जिसके अंदर क्या करना है आपको, आपके अपने सारे लकी नंबर्स को यहाँ पे क्या करना है, मेंशन करना है, या उन सब का आपको कलेक्शन बनाना। तो अब बताइए ये जो कलेक्शन हो रहा है, क्या ये कलेक्शन वेल डिफाइंड हुआ? क्या हम लोग जिससे भी पूछेंगे सबके केस में हमको यूनिक आंसर मिलेगा? सबके केस में आंसर हमको सेम मिलेगा? जैसे मान ली मैंने किसी एक बंदे से पूछा, उसका हो सकता है लकी नंबर 5 हो, 6 हो, 9 हो, फॉर एग्जाम्पल ये सब चीजें हो सकती है। बट किसी दूसरे बंदे से अगर मैं मिला, हो सकता है उसके कलेक्शन में क्या हो 7, 11, 13, कुछ भी अलग अलग चीजें हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पे अलग अलग लोग से पूछ रहे हो और आपको सबके केस में आंसर क्या मिल रहा है, यूनिक नहीं मिल रहा, अलग अलग मिल रहा है। इसका मतलब कि जो आपने ये कलेक्शन बनाया वो वेल डिफाइंड नहीं है, या आप कह सकते हो यूनिवर्सल नहीं है। बात में समझ आ रही है? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कलेक्शन हुआ, मतलब कलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर पर्सन्स फेवरेट या और यू कैन से लकी नंबर इज नॉट अ सेट, that it is not a well defined collection, that means it is not a set। ये आपका सिंपल क्या हो जाएगा, एक कलेक्शन हो जाएगा। थोड़ी बहुत बात समझ आ रही? ये आपकी बेसिक डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और एग्जांपल हम लोग समझते हैं, चीजें और क्लियर होंगी। दो चीजें हम लोगों ने देखी। अगर मैंने बोला कि आपके पास कलेक्शन है किसका, कलेक्शन है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का, तो वो जो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स कलेक्शन है वो आपका क्या फॉर्म करेगा, सेट फॉर्म कर जाएगा, क्योंकि वो कलेक्शन आपका वेल डिफाइंड है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें हम लोगों ने क्या ले लिया, हमने ले लिया कि कलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर पर्सन्स लकी नंबर्स, तो वो आपके कलेक्शन क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो वेल डिफाइंड नहीं होगा इसका मतलब वो कलेक्शन आपका सेट नहीं कहलाएगा। बात में समझ आ रही? अब थोड़ा सा और हम लोग चेंज करते हैं, दूसरी चीज लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला कि हम लोग लेते हैं कलेक्शन, लेते हैं कलेक्शन ऑफ ऑस्कर विनिंग मूवीज। ध्यान से समझिएगा, एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे चीजें एकदम इजी हैं, फिक्स हो जाएंगी माइंड में, दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने बोला कलेक्शन ऑफ ऑस्कर विनिंग मूवीज, मैंने कहा आप एक कलेक्शन बनाओ जिस कलेक्शन में आपको ऑस्कर मतलब उन मूवीज के नाम को रखने हैं जो मूवीज क्या जीत चुकी हैं, ऑस्कर प्राइज जीत चुकी हैं। बात में समझ में आ रही है? मैंने कहा आपको एक कलेक्शन बनाना है जिसके अंदर वो सारी मूवीज के नेम आपको डालने हैं जो सारी मूवीज क्या जीत चुकी हैं, ऑस्कर जीत चुकी हैं। तो आप बताइए ये फिक्स है कि नहीं भाई, ये चीजें आपकी क्या है, वेल डिफाइंड होगी कि नहीं? भाई ऐसा तो है नहीं कि अगर मैंने किसी से पूछा तो कोई ऐसा नाम बता देगा जिसने कभी ऑस्कर नहीं जीता। ये तो ऑलरेडी वेल डिफाइंड है यहाँ पे कि आपको उन्हीं मूवीज का कलेक्शन बनाना है जो मूवीज आपकी क्या हो, वेल डिफाइंड, जो मूवीज आपकी ऑस्कर प्राइज जीत चुकी हैं। तो इसे अभी हाल ही में पैरासाइट मूवी इस ईयर में जीती है। तो उस तरीके से हमारे पास आप जो कलेक्शन बनाओगे उसके अंदर वही मूवीज का नेम होगा जो मूवीज आपकी क्या है, ऑस्कर प्राइज जीती हुई है। इसके अंदर आप कोई अपने मन से या किसी पर्टिकुलर पर्सन से आप पूछोगे तो उनका कलेक्शन डिफरेंट नहीं होगा, सारे लोगों का कलेक्शन कैसा होगा, सेम होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमारा कलेक्शन है ये कलेक्शन कैसा है, वेल डिफाइंड है। तो अगर कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कलेक्शन हमारा सेट फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले आप कोई भी किसी भी बोर्ड से, आईसीएससी हो, आईएससी हो चाहे सीबीएसई हो, आपका जो पैटर्न होगा क्वेश्चन को ऑलमोस्ट सेम ही है। एक स्टार्टिंग में आप देखोगे कि सेट की जो बेसिक डेफिनेशन होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या बुक्स में आपके एक्सरसाइज में हो गए। तो बेसिक हम लोग चाहते हैं पहले हम लोग डेफिनेशन क्या कर लें, अच्छे से समझ लें। ठीक है, तो जैसे मैंने क्या बोला, ये कलेक्शन ऑफ ऑस्कर विनिंग मूवीज, तो ये कलेक्शन आपका कैसा कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और अगर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो इसका मतलब क्या हुआ आपका कि ये आपका कलेक्शन क्या हो गया, सेट फॉर्म कर गया। तो इसका मतलब कि आपका जो पहला एग्जांपल ये आपका सेट है। ठीक है, वही दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, मैं बोला आप एक कलेक्शन लीजिए, कलेक्शन ऑफ, या आप कह सकते हो ऑसम मूवीज। ठीक है, मैंने कहा आप एक कलेक्शन बनाओ जिसके अंदर कैसी मूवीज हो, ऑसम मूवीज होंगी। ठीक है, अब देखिए दो आपके पास एग्जांपल है। पहला एग्जांपल है कलेक्शन ऑफ ऑस्कर विनिंग मूवीज एंड सेकंड ऑप्शन है आपका कलेक्शन ऑफ ऑसम मूवीज। ऑसम मतलब कि जो बहुत ही आपको अच्छी लगती हो, बहुत ही जबरदस्त मूवीज हो, उन मूवीज का आपको क्या बनाना है, कलेक्शन बनाना है। अब मान लीजिए आपके पास 4-5 लोग हैं, अब आप किसी से भी पूछने जाओगे तो भाई सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, सबकी अपनी अलग अलग ओपिनियन होते हैं। तो भाई किसी को कोई मूवी अच्छी लग सकती है, किसी को कोई मूवी अच्छी नहीं ले सकती है। ऐसा नहीं है कि जो मूवी किसी एक बंदे को अच्छी लगती है वही सारी मूवीज का कलेक्शन दूसरे को भी अच्छा लगे, ऐसा पॉसिबल नहीं। इसका हम लोग कह सकते हैं ये जो सेकंड कलेक्शन हमने बनाया है ये कलेक्शन आपका क्या वेल डिफाइंड है
या ऑब्वियसली आप ध्यान समझो, ये जो कलेक्शन ये हमने सेकंड कलेक्शन बनाया ऑसम मूवीज का, ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई पर्टिकुलर अलग अलग पर्संस में ओपिनियन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। दैट मींस ये यूनिवर्सल नहीं रहेगा। ये जो एक बंदा जो कलेक्शन बनाएगा हो सकता है दूसरे वाले के कलेक्शन चेंज हो। वेयरएज यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन था ऑस्कर विनिंग मूवीज, तो आपके फिक्स हैं भाई। जब से ऑस्कर प्राइज आपका स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक प्रेजेंट टाइम तक फिक्स है कि कौन कौन मूवीज, किस किस मूवीज को मिला है प्राइज, किस किस मूवीज को प्राइज नहीं मिला, वो चीजें फिक्स है। इसका मतलब कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ये जो कलेक्शन होगा पहला वाला वो फिक्स है, सारे लोग का कलेक्शन में सेम नेम होंगे। बट अगर हम लोग सेकंड की बात करते हैं कलेक्शन ऑफ ऑसम मूवीज, तो इस केस में ये जो आपका कलेक्शन, इसके अंदर जो भी चीजें होंगी वो आपकी एलिमेंट डिफर कर जाएंगे अलग अलग पर्सन के हिसाब से। मतलब हम लोग कह सकते हैं जो कलेक्शन ऑफ ऑसम मूवीज है ये आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है इसका मतलब कि ये आपका सेट नहीं है। तो यहां से चीजें क्लियर होगी, कलेक्शन ऑफ ऑसम मूवीज इज नॉट अ सेट। चीजें क्लियर है? देखिए दो एग्जांपल लिया हमने। सबसे पहले हमने लिया कलेक्शन ऑफ ऑस्कर विनिंग मूवीज, तो ये ऑस्कर विनिंग मूवीज आपका कलेक्शन कैसा है, वेल डिफाइंड है। दूसरा हमने लिया कलेक्शन ऑफ ऑसम मूवीज, तो ये आपका कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, पर्टिकुलर पर्सन से ये चीजें डिफर कर सकती हैं, इसलिए आपका सेट नहीं होगा। यहां तक चीजें क्लियर होगी। एक दो एग्जांपल और लेते हैं, चीजें और क्लियर करते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर हम लोग ले लेते हैं, अब यहां पे मैंने ले लिया कलेक्शन ऑफ कह सकते हो आप फास्टेस्ट एनिमल्स। ठीक है, ध्यान समझिएगा। यहां पे मैंने कहा एक कलेक्शन ऑफ लू जिसके अंदर वो सारे एनिमल्स रखना है आपको जो बहुत ही फास्ट हो। बहुत फास्ट मतलब कि बहुत काफी फास्टेस्ट रनिंग समझ लिया, जो काफी तेज दौड़ते हैं। उन एनिमल्स के आपको क्या करना है, एक कलेक्शन बनाना। अब ध्यान समझिएगा, क्या यहां पे चीजें डिफर करेंगी? भाई ऐसा तो है नहीं कि हमारे नजरिए से कोई ज्यादा तेज दौड़ता है, किसी और के नजरिए से वो स्लो दौड़ा है, ऐसी बात तो नहीं होनी चाहिए। जैसे भाई सबको पता है कि जैसे मान लीजिए हमने टाइगर ले लिया, तो सबको पता है कि टाइगर क्या होता है, बहुत ही फास्ट एनिमल होता है, काफी तेज दौड़ता है, वो उसकी रनिंग स्पीड काफी तेज होती है। तो अब ऐसा नहीं कोई दूसरा बंदा है तो उसकी नजरों में वो स्लो दौड़ा है या उसकी नजरों में वो स्लो मोशन में दौड़ा है, ऐसा नहीं है ना। तो आप कह सकते हो कि ये जो हमारा कलेक्शन है इसके अंदर जो भी एनिमल्स के नेम होंगे, मतलब ऑब्वियस बात इसमें टाइगर होगा, इसके अंदर आपके लेपर्ड होंगे, इसके अंदर लॉयन होंगे और डियर हो सकता है, और भी काफी फास्टर रनिंग जो एनिमल्स हैं वो सारे एनिमल्स होंगे। और ये कलेक्शन कहीं ना कहीं आपका वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड क्यों है? क्योंकि सबको पता है, ये वेल नोन है कि आपका क्या है कि कौन कौन से एनिमल्स ऐसे हैं जो फास्ट है। अब ऐसा नहीं कि इस कलेक्शन में तो कोई कछुए को डाल देगा, कोई चींटी को डाल देगा, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ कि ये जो कलेक्शन आप हुआ, कलेक्शन ऑफ फास्टेस्ट एनिमल्स, ये कलेक्शन आपका कैसा हो गया, वेल डिफाइंड हो गया। और आपको पता है अगर ये कलेक्शन आपका वेल डिफाइंड हो गया, इसका मतलब कि ये जो आपका कलेक्शन हो गया ये क्या फॉर्म कर गया, सेट फॉर्म कर गया। चीजें क्लियर है? इसका मतलब कि कलेक्शन ऑफ फास्टेस्ट एनिमल्स इज अ सेट। ठीक है, सॉरी। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरे केस में हम लोग लेते हैं कलेक्शन ऑफ कह सकते हैं आप मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। देखिए ये जो आपका कलेक्शन है ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इसमें ओपिनियन थोड़े से चेंज हो जाते हैं। कुछ लोग में कुछ और इसको सेट मानते हैं, कुछ लोग सेट नहीं मानते हैं, बट एक्चुअल में ध्यान से आप इसको समझना। अभी मैं इसको क्लियर करता हूं। देखिए मैंने क्या लिया, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। ठीक है, अब देखिए ये कलेक्शन आपका वेल डिफाइंड होगा कि नहीं। अब जरा आप ये समझो डेंजरस मतलब क्या होता है। डेंजरस मतलब कि वो बंदा किसी पर्टिकुलर इंसान को के लिए खतरा हो, उस बंदे को उस पर्टिकुलर एनिमल से क्या हो, प्रॉब्लम हो या कोई भी किसी भी तरीके का डेंजर हो, तो हम लोग बोलेंगे वो एनिमल डेंजरस है। अब जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास 4-5 लोग हैं, कोई भी है, मैंने किसी एक पर्टिकुलर बंदे से पूछा भाई तो वो जनरल बोल सकता है भाई स्नेक हो गया या कुछ भी और भी पर्टिकुलर पड़ के उसको जिससे उसको डर लगता हो, तो वो आपका उसने बोल दिया कि हाँ ये डेंजरस है। बट अगर किसी वहीं कहीं दूसरी तरफ हो गया, भाई बहुत सी जैसे काफी लड़कियां ही होती है जिनको किससे डर लग रहा है, कॉकरोच से डर लगता है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई उनके लिए तो कॉकरोच ही डेंजरस हो गया ना। डेंजरस मतलब क्या हुआ भाई, डेंजरस मतलब कि आपको जिससे डेंजर खतरा फील होता हो उसी को आप डेंजरस बोलोगे। तो यहाँ पे जो आप कह सकते हो कि ये जो कलेक्शन है मोस्ट डेंजरस एनिमल का, ये पर्टिकुलर पर्सन के हिसाब से क्या कर सकता है, डिफर कर जाएगा। डिफर कैसे करेगा, जैसे भाई जैसे मैं अपना पर्टिकुलर आपको बताता हूँ, मुझे क्या लगता है मकड़ी से मतलब स्पाइडर से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। मेरे केस में क्या होता है, मैं स्पाइडर देखता हूँ मेरी बीपी हाई लो होने लगती है, तो भाई मेरे लिए तो वही सबसे ज्यादा डेंजरस एनिमल है, भाई कह सकते हो नहीं। तो मैं क्या करूंगा कि हाँ वो बात अलग है कि वो एनिमल नहीं इंसेक्ट में है, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो मेरे केस में क्या है, जो कलेक्शन होगा उसके अंदर मैं दूसरे टाइप के एनिमल्स को रखूंगा। किसी और से आप पूछोगे हो सकता है वो दूसरे टाइप के एनिमल्स को उस कलेक्शन में रखे। मैं तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये जो कलेक्शन होगा ये कलेक्शन आपका वेल डिफाइंड नहीं होगा या फिर यूनिक नहीं होगा, पर्टिकुलर पर्सन के हिसाब से डिफर कर जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का जो कलेक्शन है वो आपका सेट नहीं है। क्यों सेट नहीं है, क्योंकि मोस्ट डेंजरस एनिमल का कलेक्शन आपका वेल डिफाइंड नहीं है। तो अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो एनिमल आपको क्या है, डेंजरस नहीं है।
यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। तो 3 एग्जांपल हम लोगों ने अभी तक देखे, 3 एग्जांपल। पहला एग्जांपल जो हम लोगों ने देखा था आपका कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं, वेल डिफाइंड था। दूसरा हमने देखा, उसी का हमने देखा कि अगर आपसे बोल दिया जाए कि लकी नंबर्स अपने अपने ले लीजिए, वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। वेल डिफाइंड नहीं होगा तो वो आपका कलेक्शन सेट नहीं होगा। उसका दूसरे केस में हमने देखा था कि आपका कलेक्शन आपको लेना है ऑस्कर विनिंग मूवीज का, तो ऑब्वियसली ऑस्कर विनिंग मूवीज फिक्स हैं, तो वहां पे आपके पास क्या है, वो कलेक्शन आपका वेल डिफाइंड था, और वेल डिफाइंड था इसलिए आपके पास क्या है, वो कलेक्शन आपका सेट था। दूसरे केस में हमने देखा था कि वो ऑसम मूवीज का कलेक्शन हमको बनाना था, तो ऑब्वियसली ऑसम मूवीज का कलेक्शन पर्टिकुलर लोग के हिसाब से वो चीजें क्या कर जाएंगी, चेंज कर जाएंगी, तो इसलिए वो कलेक्शन आपका वेल डिफाइंड नहीं था। अगर वेल डिफाइंड नहीं था इस मतलब वो कलेक्शन आपका सेट नहीं था। यहाँ पे हमने जो अभी पेयर ऑफ एग्जांपल देखा उसमें मैंने लिया फास्टेस्ट एनिमल, तो ऑब्वियसली सबको पता है कि कौन कौन से एनिमल फास्टेस्ट हैं। अगर आप इसमें जाओगे तो सबके कलेक्शन में आपके यही बेसिक जो आपके एनिमल्स हैं, लॉयन हो गया, चीता हो गया, आपके लेपर्ड्स हो गए और आपके जो डियर हो गए, यही सब होंगे, फिक्स है ये चीजें। बट वहीं अगर आप जाओगे मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, तो ये आपके डेंजर के केस में पर्टिकुलर लोगों पे डिफर कर जाएगा। भाई जिसको जिससे प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए तो वही डेंजरस है ना। अब जैसे बहुत लोग को शेर लगेगा डेंजरस, लेकिन आप देख सकते हो बहुत से ऐसे लोग हैं जो शेरों के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे से रहते हैं, उनके लिए तो डेंजरस नहीं है, उनके साथ तो बहुत ही अच्छे से वो ऐसा पेट रहते हैं, ऐसा पेट उनके साथ वो अच्छे से बिहेव करते हैं, उनके लिए तो कोई खतरा नहीं। तो वो डेंजरस एनिमल्स कैटेगरी में क्यों रखेंगे लॉयंस को? बात में समझ आ रही है? तो इस केस में ये जो आपका कलेक्शन हो गया वो वेल डिफाइंड नहीं हुआ, तो अगर वेल डिफाइंड नहीं हुआ तो इसका मतलब आपका क्या हुआ, ये कलेक्शन आपका सेट नहीं फॉर्म करेगा। चीजें क्लियर है? ठीक है। अब आगे अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, अगर बात करते हैं, मैंने कहा आप एक कलेक्शन लीजिए। अच्छा, आप लोग के लिए एग्जाम एक एक्सरसाइज है, आप लोग खुद ही बताओ मुझे क्या होगा। मैंने बोला कलेक्शन ऑफ हैंडसम एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड, ठीक है, बेसिकली हैंडसम एक्टर्स। मैंने कहा हम लोग लेते हैं कलेक्शन ऑफ हैंडसम एक्टर्स, तो आप बताइए क्या कहना है, सोचिए आप, ये कलेक्शन आपका क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा कि नहीं होगा? भाई हैंडसम एक्टर, अब किसके व्यू में हैंडसम, किसको हैंडसम लग रहा है, किसको नहीं लगा। जैसे बहुत लोग हैं, जैसे मेरे घर में मेरी कुछ सिस्टर्स हैं जिनको टाइगर श्रॉफ अच्छा लगता, लेकिन मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता। तो इस केस में आपका क्या हुआ भाई, अगर उनकी बात में उनके पॉइंट ऑफ व्यूज करेंगे तो वो हैंडसम एक्टर्स के केस में उस पर्टिकुलर एक्टर को क्या करेंगे भाई, इस कलेक्शन में उसका नाम देंगे। बट मेरी बात करोगे तो मैं इस कलेक्शन में उस एक्टर का नाम नहीं दूंगा। तो कहीं ना आप क्या कह सकते हो कि हैंडसम एक्टर्स का जो कलेक्शन है वो आपका वेल डिफाइंड नहीं हो रहा है। कि भाई किसी को कोई हैंडसम लग सकता है, किसी को नहीं लग सकता, सबका अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मतलब ये आपका सेट फॉर्म नहीं करेगा। बात समझ आ रही है? देखिए, तो ये आपकी होगी बेसिक डेफिनेशन से रिलेटेड चीजें। डेफिनेशन आई होप कि आप लोग को क्लियर होगी। जो बेसिक फिर से बात देख ली, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें एक चीज आप ध्यान देना, ये जो वेल डिफाइंड टर्म है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन से रिलेटेड है। कुछ लोग इसमें क्या कभी कभी कंपटीशन में आया है कि ये थोड़ा सा चेंज कर देता है, तो यहाँ पे होता है अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के लिए कोई कैटेगरी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड होना जरूरी नहीं है। बट आपको जो कलेक्शन आप बना रहे हो वो कलेक्शन आपको वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, वेल डिफाइंड हमेशा क्या होना चाहिए, कलेक्शन होना चाहिए, ना कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब इसका हम लोग कुछ टर्म्स समझते हैं कि जो हम लोग को सेट्स चैप्टर में टर्म्स रिलेटेड है, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है, उनकी बात करते हैं। अब इसका देखिए हमारे पास क्या है, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेट को हम डिनोट कैसे करते हैं, तो डिनोशन के बारे में समझते हैं। सॉरी, देखिए बेसिकली हम लोग सेट्स को डिनोट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं हम लोग। अगर किसी भी, जैसे अगर मैंने बोला कि हमारे पास एक सेट है, एक कलेक्शन है, या एक, अब भाई कलेक्शन अगर मैं बात करूंगा तो सेट नहीं होगा, तो अब मैं सेट बोलूंगा, इसका मतलब ऑब्वियस है कि वो कलेक्शन हमारा कैसा है, वेल डिफाइंड है। तो मैंने भाई हम लोगों ने सेट लिया जिसके अंदर फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर था, तो ये मैंने लिख दिया 1 2 3 4 एंड 5, और इसको मैंने क्या कर दिया, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया। तो अगर इस तरह से आपको कहीं पे कोई चीज लिखी हुई दिख रही है, इसका क्या हुआ आपका, कि ये एक आपका सेट है जिसके अंदर क्या है 1 2 3 4 एंड 5, ये आपकी चीजें इसके अंदर है। इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर चीजों को लिख के डिनोट करते हैं। ये या फिर बहुत बेसिकली हम लोग ब्लॉक लेटर से भी नोट करते हैं। ये हो गया आपका सेट ए, जिसके अंदर आपके क्या फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। यहाँ तक चीजें क्लियर है, कर्ली ब्रैकेट या ब्लॉक लेटर से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए हो क्या, आपको ऑब्वियस पता, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो सेट ए है इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 एंड 5 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, ये जो 1 2 3 4 एंड 5 है, इनको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। कि जो एलिमेंट्स हैं ये सेट ए के क्या है, एलिमेंट्स हैं, या हम लोग बोल सकते हैं ये मेंबर्स हैं। बात में समझ आ रही है? ये जो आपके 1 2 3 4 एंड 5 हैं, इनको हम लोग एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं हम लोग ये कि मेंबर्स हैं, कुछ भी आप बोल सकते हो।
तो अगर कहीं पे आपके पास ये टर्म देखने को मिले एलिमेंट्स ऑफ सेट है, मेंबर्स ऑफ सेट है, इसका मतलब आप समझ जाना कि वो चीजें उन सेट के अंदर की बात करें, उसके अंदर क्या क्या ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है सेट के अंदर उसी को हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं या फिर मेंबर्स बोलते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं 1 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, 2 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, या 3 इज द मेंबर ऑफ सेट ए। यहाँ तक चीजें क्लियर है, ठीक है। अब हाँ, अब देखिए होता क्या है, जैसे अगर मुझे ये दिखाना है कि जो 1 है वो सेट ए का क्या है, मेंबर है, तो इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे 1 इज द मेंबर ऑफ ए। इसके लिए मैथमेटिकली हमारे पास एक सिंबल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन, ध्यान समझिएगा, एप्सिलॉन। इसको हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह, ठीक है, एप्सिलॉन इसको हम लोग बोलते हैं। ये हमारा यूज होता है, ये जो सिंबल है हमारा, ये यूज होता है आपको दिखाने के लिए कि क्या चीज किसके अंदर बिलोंग कर रही है। इसको हम लोग बेसिकली बिलोंग्स टू भी बोल सकते हैं, बिलोंग्स टू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इसका मैथमेटिकल सिंबल का नाम है, और बेसिकली यहाँ सेट से केस में इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको पता है 1 जो है वो ए का क्या है, एलिमेंट है, तो ये चीज हम लोग बोल सकते हैं 1 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। या फिर इसी चीज को अगर मैथमेटिकली बात करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, 2 बिलोंग्स टू ए। मतलब क्या हुआ कि 2 सेट ए का मेंबर है, 3 बिलोंग्स टू ए। यहां तक चीजें क्लियर होगी, ये हम लोग बोल सकते हैं। अगर इस तरह आपके पास कहीं लिखा हुआ दिखे, इसका मतलब ये हुआ कि 3 इज द मेंबर ऑफ सेट ए, या 3 बिलोंग्स टू ए। यहां तक चीजें क्लियर होगी। अब यहाँ पे अगर आप जैसे अगर यहाँ पे हमने बोल दिया 7, तो ऑब्वियसली 7 क्या है, ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, 7 जो है ए सेट का मेंबर नहीं है। तो इसी चीज को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 7 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। इसी में आपने कट कर दिया तो इसको हम लोग बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। चीजें क्लियर हो गई, ये बेसिक हो गई, ये आपके बेसिक टर्म्स हो गए जो आपके सेट्स में समझने हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं समझिए रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग सेट्स को, ठीक है। हाँ देखिए, वीडियो को पॉज करके जो भी चीजें आप 11th क्लास में आ गए थोड़ा सा खुद से नोट्स बनाने की कोशिश करोगे तो अच्छे रहेंगे। हालांकि हम लोग ऐप के थ्रू, आपको अगर प्रॉब्लम होगी तो हम लोग अपने ऐप के थ्रू, ऐप के मीडियम के थ्रू हम लोग आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे। ऐसा कोई स्टडी मटेरियल में हम लोग कोई इशू नहीं है, बट फिर भी मैं चाहूंगा कि आप लोग नोट्स खुद से प्रिपेयर करो, क्योंकि जो खुद के प्रिपेयर नोट्स होते हैं वो बेस्ट होते हैं, वो आपको भी अच्छे समझ में आते हैं और हमेशा आपको खुद के लिए याद भी करने में बहुत ईजी होगा। तो ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। देखिए हम लोग बात करते हैं रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए अभी जैसे मैंने बोला कि अभी जैसे हमने शुरू में एग्जांपल लिया था कि मैंने कहा था कि एक कलेक्शन हम लोग लेते हैं जिसके अंदर फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स है हमारे पास। तो आपसे बोला जाए कि उसको लिखो, तो आपने कैसे लिखा था, आप सिंपली लिखो, ठीक है भैया एक सेट ए है जिसके अंदर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। आपने तुरंत रिप्रेजेंट कर दिया, और इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज अ सेट ए इज द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो ये आपका सेट ए हो गया, ठीक है। अब इसी में अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूँ या थोड़ा सा इसको बढ़ाऊं, मैंने कहा ठीक है अच्छा हो गया, ऐसी बात है, तो आप मैंने बोल दिया कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का आप कलेक्शन बनाओ या फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का एक सेट बनाओ। तो आप फिर क्या करोगे, ठीक है, एक नया सेट लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दोगे इस तरह, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैंने बोल दिया कि फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर्स का आप क्या बनाओ, ध्यान समझिएगा, फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर्स का आप क्या बनाओ, एक सेट बनाओ। तो फिर क्या, फिर वही करोगे, एक सेट बनाओगे और 1 से पूरा 1000 तक करोगे। बात में समझ आ रही है, ऐसा नहीं करोगे आप भाई, ऑब्वियसली ये बहुत ही लेंदी है, कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, ये देखा गया कि भाई ऐसी चीजों से डील करने के लिए हमको एक नया रिप्रेजेंटेशन का तरीका चाहिए, कि ताकि हम लोग पास इस तरह की इशू नहीं है भाई, जो छोटी चीजें वहां पे तो हमने इस तरह लिख दिया, बट जहाँ पे चीजें बड़ी हो रही है, जहाँ पे हम लोग ज्यादा लिखना नहीं लिख सकते हैं या बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है, वहां पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेट्स को रिप्रेजेंट करने का कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पे हमारे पास बात आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो यहाँ पे हम लोग के पास क्या होता है, बेसिकली 2 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सेट्स को, दोनों की हम लोग बात करते हैं। पहला जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होता है सेट्स का, 2 तरह का हमारे पास रिप्रेजेंट होता है। जो फर्स्ट हमारे पास होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, या फिर इसी चीज को आप रोस्टर फॉर्म भी बोलते हो। और जो आपके पास सेकेंड तरीका होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, 2 तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो सेट को। पहला हो गया आपका टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, एंड सेकंड आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब क्या है ये दोनों चीजें, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं हम लोग। देखिए बेसिकली टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म कुछ भी नहीं है। टेबुलर फॉर्म मतलब आपका होता है कि आप सिंपली क्या, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हम लोग सारे एलिमेंट्स को, सेट्स के सारे एलिमेंट्स को एक एक करके लिस्ट कर देते हैं, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, कोई ज्यादा ट्रिक नहीं लाते हैं। जैसे मैंने बोला अभी जैसे मैंने बोला कि
जैसे अभी हमने लिया ही था, एक सेट ए था जिसके अंदर क्या फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स थे एंड 5, ठीक है, ये मैंने ले लिया ए 1 2 3 4 एंड 5, ये सेट ए हो गया आपका। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, मैंने बोला था फर्स्ट 5 आपके नेचुरल नंबर्स हैं, तो आपने क्या किया, आपने 1 2 3 4 एंड 5 सारी चीजों को सिंपली क्या कर दिया, लिस्ट कर दिया, मतलब एक एक करके सारे एलिमेंट्स को आपने लिस्ट करके लिख दिया। तो ये जो लिखने का तरीका है, ये जो रिप्रेजेंटेशन का मेथड है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म या फिर इसको रोस्टर फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो जो बेसिक डेफिनेशन होगी टेबुलर फॉर्म की, आप ये कह सकते हो, टेबुलर फॉर्म इज नथिंग but the representation of set by just listing the elements of set A in curly brackets using the term comma। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा का यूज करके अगर एलिमेंट्स को एक एक करके लिस्ट कर दो तो उसी रिप्रेजेंटेशन के मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। चीजें क्लियर हो गई, ठीक है, ये आपका बेसिक हो गया। इसके बाद हमारे पास आते हैं सेकंड, जो हमारे पास मेन आपकी जरूरत जिसकी पड़ी, जो हमारा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, सेट बिल्डर हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग एक एक चीज को लिस्ट करते हैं, इसमें हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। हम लोग ये लिखते हैं भाई ठीक है, ये आपको 1 2 3 4 5 ठीक है, ये सब चीजें, तो हमको दिख रहा है कि अब इतना बार बार कौन लिखे भाई, ये 1 जो है ये भी नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर है, 4 भी नेचुरल नंबर है एंड 5 भी एक तरह का क्या है आपका नेचुरल नंबर है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि भाई ये आपका नेचुरल नंबर है और सबके मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं सबके अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टी है। कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये जो आपका सेट बिल्डर फॉर्म होता है, यहाँ पे हम लोग अपनी मेहनत बचाने के लिए यूज करते हैं कि जो पूरा सेट है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए ताकि केवल और केवल क्या हम लोग लिस्ट कर दें, केवल कॉमन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे हमको पता है ये सारे क्या है आपके एक नेचुरल नंबर्स हैं, तो अगर इसी चीज को मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाना होगा हम लोग लिखेंगे a इज इक्वल टू, ध्यान समझिएगा, कर्ली ब्रैकेट ए के अंदर क्या है आपका एलिमेंट है x मतलब आपको पता है कोई भी वेरिएबल हो सकता है, x टाइप का एलिमेंट मतलब सिंगल एलिमेंट है। ये जो सिंबल इसको सच दैट बोलते हैं, सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन, यहां पे आप बोलते हो लेस देन और इक्वल टू 5, और ये आपने क्या कर दिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि a इक्वल टू एक्स, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल, वहां जगह नहीं इसलिए यहां लिख दिया, साथ ही में लिखना, ऐसा नहीं कि नीचे लिखना, आपको साथ ही में आपको लिखना। तो a इक्वल टू एक्स मतलब क्या हुआ कि जो सेट a है उसके अंदर सिंगल टाइप के एलिमेंट होंगे। कंडीशन क्या है कि ये जो x है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है, क्या से लेस देन इक्वल टू 5 तक। तो ऑब्वियस सी बात है ये सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने सबकी कॉमन प्रॉपर्टी को क्या किया, यूज किया, और कॉमन प्रॉपर्टी की यूज से मैंने इस चीज को किस में कन्वर्ट कर दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे चलिए 5 ही तक था, अगर ये मान लीजिए 1000 तक गया होता तो भी मैं यहाँ पे तब लिखने में हमको प्रॉब्लम होती, बट यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता, इसी को एडिट करके यहाँ पे लिख देता 1000 नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 1000। बात में समझ आ रही है? तो उसमें भी आप क्या करते हैं, वही चीज लिखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए और हम लोग समझते हैं, जैसे अगर मैंने बोला एक सेट आपका हो गया कोई भी बी जिसके अंदर आपका ए ई आई ओ यू, ठीक, ये मैंने लिख दिया। मैंने कहा एक सेट है बी जिसके अंदर ए ई आई ओ यू है, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि ये सेट बी क्या है, बेसिकली हम ये जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है ये आपका कौन सा तरीका, फर्स्ट या सेकेंड, ऑब्वियस सी बात है ये कौन सा तरीका आपका टेबुलर फॉर्म है या रोस्टर फॉर्म में मैंने लिखा हुआ। अब इन्हीं चीज को अगर मुझे किस में लिखना है, सेट बिल्डर में लिखना है, तो अभी मैंने बताया सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं बेसिक प्रॉपर्टी का, कॉमन प्रॉपर्टी का, कि जो सारे एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी होगी। जैसे ए ई आई ओ यू, तो आप सबको पता है ये सारे की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि ये एक वोवेल है। तो हम लोग कह सकते हैं किसी चीज को अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि इसके अंदर एक्स टाइप के एलिमेंट है सच दैट एक्स इज अ वोवेल, एक्स क्या हो आपका वोवेल है, ये मैंने लिख दिया। तो अब चाहे इस तरह से मैं लिखूं चाहे इस तरह से लिखूं, मीनिंग एक ही हो रही है, मतलब कलेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट्स नहीं चेंज हो रहे हैं, जो आपका सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स नहीं चेंज हो रहे हैं, बट रिप्रेजेंटेशन का तरीका आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बात में समझ आ रही है? जैसे ये जो पहला तरीका है ये आपका है आपका टेबुलर फॉर्म, और ये जो सेकंड रिप्रेजेंटेशन का मेथड है इसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। तो यहाँ पे जो सेकंड एक्सरसाइज आप देखोगे, पहली एक्सरसाइज तो आपकी जो मतलब स्टार्टिंग की एक्सरसाइजेज होंगी वो बेसिकली आपके डेफिनेशन पे ही होंगी। आपके पास कलेक्शन दिया रहेगा, फिर आपको बचाना रहेगा वो कलेक्शन वेल डिफाइंड है कि नहीं, या फिर आप कह सकते हो वो कलेक्शन आपका सेट फॉर्म हो रहा है कि नहीं, कुछ बेसिक उस पे होंगी। उसके बाद फिर जो आपका सेकंड स्टार्ट होता है वो आपका इनके रिप्रेजेंटेशन से ही क्वेश्चन बनते हैं। आपके पास लिखा रहेगा इस चीज में, मतलब आपके पास टेबुलर फॉर्म में दिया रहेगा, आपसे बोलेगा उसको कन्वर्ट करिए सेट बिल्डर फॉर्म में, या फिर आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में दिया रहेगा, आपसे बोलेगा उसको कन्वर्ट करिए किसमें, आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करिए। ये कन्वर्जन के कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। क्वेश्चंस आपको भी मैं आप ऐप के थ्रू फिर आप
क्वेश्चंस की सारी शीट मैं प्रोवाइड कर दिया करूंगा। वीडियो को देखने के बाद एक बार खुद से वीडियो को सारे एनालाइज करिए, एक बार अच्छे से नोट्स अपनी बनाइएगा। उसके बाद फिर जो आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा या जो आपको प्रैक्टिस से दिया जाएगा, डेली असाइनमेंट कह सकते हम लोग बोलते हैं उसको, वो डेली असाइनमेंट को आप क्या करोगे, अपने से बैठ के सॉल्व करोगे। जो भी इशू आपको आती है उस इशू को आप हमारे ऐप के थ्रू हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपकी सारी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो अभी हाँ आगे चलते हैं। बेसिकली क्या क्या चीजें हम लोगों ने देखी, रिप्रेजेंटेशन का दो मेथड होता है, क्या होगा टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, और दूसरा मेथड होगा आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो टेबुलर फॉर्म में हम लोग सारी चीजों को एक एक करके क्या कर सकते हैं, क्या कर देते हैं, लिस्ट कर देते हैं। और वहीं पे हमारे पास जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि कॉमन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी का यूज करके चीजों को लिखते हैं। ठीक है, जैसे अगर एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, थोड़ा सा और चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसमें बोला कि एक हमने ले लिया सेट सी जिसके अंदर आपके ये है, ठीक है, ये मैंने बोला क्या सी एक सेट है जिसके अंदर 2 4 6 8 10 ये आपके एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है, आपको देखने में समझ में आ रहा होगा कि भाई ये आपका जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ये कौन सा तरीका है आपका, फर्स्ट दैट मीन्स टेबुलर फॉर्म। मैंने सारी चीज लिस्ट कर दिया। अब इसी को अगर हमको कन्वर्ट करना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आप इस चीज को इस तरह लिख सकते हो, सी इज इक्वल टू एक्स, मतलब सी के अंदर कैसे एलिमेंट है, एक्स, मतलब सिंगल टाइप के एलिमेंट होंगे, सच दैट कि एक्स इज इवन नंबर लेस देन इक्वल टू 10, मतलब x आपका क्या है, इवन नंबर है जो क्या है आपका लेस देन इक्वल टू 10 है। तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर आप क्या है, किसी से भी आप बोलोगे, या फिर अगर ये चीज गैप कर दिया जाए, आपके पास केवल इतना लिखा हो x इज इवन नंबर लेस देन इक्वल टू 10, तो सीधी सी बात है, आप देख के क्या कर सकते हो, सीधे सीधे लिख सकते हो कि हाँ ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, आपके पास इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे 2 4 6 8 10। तो यहां से आप इसमें बड़े आराम से जा सकते हो। एक्सरसाइज आपके लिए देता हूं, उसको जरा करिए। एक सेट मैंने ले लिया ए, ठीक है, इसके अंदर मैंने बोला एक्स टाइप के एलिमेंट है, ध्यान समझिए, एक्स टाइप के, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पास। सेट बिल्डर फॉर्म में मैं लिख रहा हूं और उसको आपको कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में, या बताना उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं। इसके अंदर एक्स है, सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2p प्लस 1 अपॉन, ध्यान समझिएगा, 2p प्लस 1 अपॉन 2p, ठीक है, ये आपकी एक कंडीशन होगी। आगे आपका बोल रहा है वेयर p बिलोंग्स टू w, w मतलब होता है आपका होल नंबर या नेचुरल नंबर ले लेते हैं, वेयर p बिलोंग्स टू n, और इसी में कंडीशन और हम लोग ले सकते हैं p इज लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है, चीजें क्लियर है, यहां तक दिख रहा है। क्या लिखा है मैंने, a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 2p प्लस 1 अपॉन 2p, p बिलोंग्स टू n एंड p इज लेस देन इक्वल टू 2। ये अगर आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो नीचे लिख दे रहा हूं, p इज लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, सारी कंडीशन होगा। अब देखिए, अब आपका है क्या, ये मैंने किस में लिखा हुआ चीज, अभी आपको नहीं समझ आ रहा है ये क्या लिख दिया मैंने। अब देखिए ध्यान से, आप एक एक चीज को सॉल्व करोगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कंडीशन क्या बोला है कि ये जो है, ये मैंने पहली चीज आप समझो कि मैंने किस फॉर्म में सेट को, कर्ली ब्रैकेट आपको जहां पे दिखे, इतना तो चीज क्लियर हो जाना है कि एक सेट को मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे। अब आपको ये बताना है कि सेट को मैंने रिप्रेजेंट किस फॉर्म में किया, सेट को मैंने रिप्रेजेंट किया किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने सेट को रिप्रेजेंट किया। आपका काम है कि इसके एक एक एलिमेंट को पहचानना है, पहचानना इन द सेंस आपको ये बताना है कि ये आपका जो एलिमेंट है इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, या कह सकते हो इसको आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, इनडायरेक्टली हम लोग ये भी कह सकते हैं। अब आप देखिए ध्यान से क्या क्या एलिमेंट होगा, आपको पता है इसके अंदर कैसा एलिमेंट है, एक्स टाइप का एलिमेंट है, ठीक है। अभी एक्स क्या है भैया, एक्स आपका क्या है, 2p प्लस 1 अपॉन 2p टाइप का है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आ गया कि p क्या है, तो p आपका नेचुरल नंबर है, p मतलब क्या आपका नेचुरल नंबर है। आगे कंडीशन क्या है, p लेस देन इक्वल टू 2, p 2 से छोटा होना चाहिए। बात में समझ आ रही, तो अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला p यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्वियसली अगर नेचुरल नंबर है तो सबसे पहला क्या आएगा, 1 आएगा। तो अगर p की वैल्यू हम लोगों ने 1 ले ली तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ध्यान समझिएगा, अगर p की वैल्यू 1 ले लेते हैं हम लोग तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट मीन्स 3 अपॉन 2। तो अगर हम लोग p की वैल्यू 1 लेते हैं तो जो पहला एलिमेंट हो गया वो हमारा क्या हो गया, 3 अपॉन 2 हो गया, ये पहला एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब आपको पता है p क्या होना है, सारी कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है। फिर आपको पता है p क्या होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, या 2 के बराबर होना चाहिए। तो 1 हमने ले लिया, अब हम लोग क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। तो जब p की वैल्यू 2 ले लेंगे तो फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, यहाँ क्या हो गया 5 अपॉन, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा,
बात में समझ आ रही है। अब इसी तरह ये आपका क्या हो गया, मतलब ये जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसी को चीजें अगर हम लोग कन्वर्ट करें रोस्टर फॉर्म में तो ये हो जाएगा। अब इसी में वैल्यू आप और बढ़ा सकते हो, आप 7 6 कुछ भी कर सकते हो, तो इस तरह से ये पर्टिकुलर वैल्यू आपकी क्या है बढ़ती हुई चली जाएगी। तो ये आपका एक टाइप का क्वेश्चन है, सेट बिल्डर फॉर्म को कन्वर्ट करना है किसमें, हमको रोस्टर फॉर्म में। आप या बुक में देख सकते हो, या रोस्टर फॉर्म को किसमें कन्वर्ट करना पड़ सकता है हमको, सेट बिल्डर फॉर्म में। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। ये हमारे पास हो गया क्या, रिप्रेजेंटेशन का मेथड हो गया। तो सेट्स को हम लोग बेसिकली दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला हो गया आपके पास टेबुलर फॉर्म और दूसरा हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद जो हमारे पास चीजें आ रही हैं वो आ रही है टाइप्स ऑफ सेट। सेट के कितने टाइप्स होते हैं उनकी हम लोग बात करते हैं। देखिए बेसिकली सेट्स भी हमारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जिनको जरूरी भी है जिनको समझना, क्योंकि उनकी हेल्प से आगे चीजें सॉल्व होंगी। टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जो हमारे पास पहला टाइप है वो आपका हो गया एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, ठीक है। अब एम्प्टी सेट क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, या इसी चीज को हम लोग नल सेट भी बोलते हैं, ध्यान समझ लीजिएगा। नल सेट, NULL। देखिए नल सेट मतलब क्या हुआ, नाम से क्लियर होगा कि कोई ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ भी ना हो, दैट मीन्स कि वो एम्प्टी हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक मैंने बोला कि एक सेट है ए, जिसके अंदर मैंने क्या लिया कि एक्स, देखिए सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहा हूं, एक्स टाइप का एलिमेंट है सच दैट एक्स इज अ मंथ हैविंग, देखिए ये चीज एक ही लाइन में होगा, मैं वहां इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हो सकता है वो आपके इस कैमरे की एरिया से बाहर हो जाए, इसलिए नीचे लिख रहा हूं, इस चीज को आप समझिएगा। यहां पे मैं बोला कि ए के अंदर एक्स है, एक्स इज अ मंथ हैविंग 32 डेज। बात में समझ आ रही, मैंने क्या बोला, मैंने कहा एक सेट हमने लिया ए जिसके अंदर एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे, और कंडीशन क्या है कि एक्स है क्या, यहाँ पे एक्स मंथ है, एक्स इज अ मंथ, मतलब एक्स एक मंथ है जिसमें कितने दिन होते हैं, 32 डेज होते हैं। तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कोई भी मंथ हमारे पास नहीं है, तो 100% ये जो ए होगा इसके अंदर क्या होगा, कोई एलिमेंट आएगा, कोई भी एलिमेंट। तो अगर ये सेट बिल्डर को आप कन्वर्ट करो रोस्टर फॉर्म में तो आपके पास कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा। तो अगर कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा तो हम लोग कहते हैं ये सेट आपका कैसा सेट है, एम्प्टी सेट है। अब बात होती है कि एम्प्टी सेट को डिनोट कैसे करते हैं, तो बेसिकली हमारे पास दो तरीका है एम्प्टी सेट को डिनोट करने का, या तो आप सिंपल इस तरह लिख दो, खाली छोड़ दो, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं, खाली आपने छोड़ दिया, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एम्प्टी सेट हो गया। या फिर इसी चीज को आप इस तरह लिख सकते हो, ए इज 5, इसको हम लोग 5 बोलते हैं, PHI 5, ठीक है 5। तो 5 से भी हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो अगर कहीं पे आपको 5 दिखे इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक एम्प्टी सेट है, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। या फिर अगर इसका कर्ली ब्रैकेट में कुछ नहीं है तो हमारा किसको डिनोट कर रहा है, एम्प्टी सेट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है जिससे आपको बचना है। जैसे अगर आप पास लिखा हुआ है ये रिमार्क में, आप इसको ध्यान से देना, ये ठीक है एक ब्रैकेट है जिसके अंदर एम्प्टी सेट, तो अगर ये बात किया या फिर मान लीजिए ये सेट है कोई भी जिसके अंदर ये चीज है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, ध्यान से समझिएगा। ये चीज थोड़ा समझो आप, ये कर्ली ब्रैकेट दैट मींस कि बी सेट जो है एक सेट है और उस बी सेट के अंदर एक क्या है, एम्प्टी सेट है। दैट मीन्स कि बी सेट है वो एक सिंपल सा सेट है और उस सेट के अंदर एक एम्प्टी सेट है। तो कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि बी सेट एम्प्टी तो नहीं हुआ। क्यों एम्प्टी नहीं हुआ, क्योंकि बी सेट के अंदर एक सेट है, वो सेट एम्प्टी है अलग बात है, लेकिन बी सेट एम्प्टी नहीं। दैट मीन्स इसको इस तरह समझ सकते हो आप, एक आपका बड़ा सा बॉक्स है, एम्प्टी सेट मतलब होता है कि उस बॉक्स के अंदर कुछ भी ना हो, खाली हो, बट ये जो बड़ा सा बॉक्स है उसके अंदर भी हमने एक बॉक्स डाल दिया और वो बॉक्स जो है आपका वो खाली है। बट मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि जो हमारा बड़ा वाला बॉक्स है उसको आप खाली मानोगे, बड़े वाले बॉक्स के अंदर तो एक एम्प्टी बॉक्स है ही है। तो उसी तरीके से ये जो आपका ये जो चीज है ये आपका एम्प्टी सेट का एग्जांपल बिल्कुल भी नहीं है, इस कंफ्यूजन से दूर रहना। या फिर अगर आप किसी कोई बोल दे कि ये, तो ये भी एम्प्टी सेट का एग्जांपल नहीं है, इसका मतलब हुआ कि आपका एक सेट है जिसके अंदर जीरो एलिमेंट है, आपके पास जीरो है, जीरो एक एलिमेंट है जो कि उसके अंदर बिलोंग कर रहा है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। तो पहले आपने देख लिया टाइप्स, आपका क्या हो गया, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के बाद हमारे पास जो सेकंड टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट, बहुत ही ट्रिवियल सा कॉन्सेप्ट है। दूसरा आपका हो गया सिंगलटन सेट, नाम से क्लियर है इन सबकी डेफिनेशन। अब सिंगलटन सेट क्या होता है, नाम से क्लियर है। सिंगलटन सेट मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर केवल और केवल क्या हो, आपका एक ही एलिमेंट आता हो, तो ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट, मतलब सिंगल एलिमेंट विच हैव ओनली अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड एज सिंगलटन सेट, ठीक है। एग्जांपल के लिए क्लियर है आपके पास, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक। अब अगर बात करते हैं हाँ थर्ड टाइप, इसके बाद हमारे पास जो आता है क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, नल सेट हो गया, एम्प्टी सेट, नल सेट, सिंगलटन सेट हो गया। हाँ, थर्ड सेट के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा आप लोग रिमार्क में एक चीज लिख लेना, रिमार्क में आप लोग ये चीज लिख लेना, एक
टर्म की बात करते हैं, एक टर्म हमारे पास आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनल नंबर, या फिर इसी चीज को आप ये भी बोल सकते हो कार्डिनैलिटी। दोनों की मीनिंग सेम ही होती है, दोनों टर्म यूज होता है, बट मीनिंग दोनों की सेम है, कार्डिनैलिटी। ठीक है, अगर आपके पास कार्डिनैलिटी आ जाए या आपके पास क्या आ जाए कार्डिनल नंबर आ जाए, तो उसका मीनिंग आपका क्या होता है, सेम होता है। जैसे यहाँ पे आपका आ गया कार्डिनल नंबर क्या होता है, तो समझिएगा कार्डिनल नंबर मतलब होता है जैसे कोई भी अगर आपके पास सेट है, तो अगर आपसे उस सेट के कार्डिनल नंबर की बात करेगा तो दैट मीन्स कि आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उस सेट में। अगर कार्डिनैलिटी की बात करता है दैट मीन्स आपको नंबर ऑफ सेट से रिलेटेड है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए अगर बात बोलूँ मैं, यहाँ पे आप बोल सकते हो एक सेट मैंने लिया ए, जिसके अंदर आपका हो गया ए ई बी सी डी। ठीक है, ये मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, क्या क्या है, ए ई बी सी डी। ठीक है, ये 5 मैंने क्या ले लिया, एलिमेंट्स ले लिए जो सेट ए के अंदर है। अब अगर आपसे कोई बोल दे कि भैया सेट ए की कार्डिनैलिटी बताइए या सेट ए का कार्डिनल नंबर बताइए, तो दैट मीन्स वो आपसे पूछ रहा है कि सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं या सेट ए के अंदर कितने मेंबर्स हैं। तो आप बता सकते हो 1 2 3 4 एंड 5। तो दैट मीन्स कि इस सेट ए की जो कार्डिनैलिटी है वो 5 है, या कह सकते हो इस सेट ए का जो कार्डिनल नंबर है वो कितना है, 5 है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं एन ऑफ ए से। ठीक है, ये एन ऑफ ए मीन्स क्या हुआ, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए या कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 5। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। तो ये आपका रिमार्क में लिख लीजिए, कार्डिनल नंबर या कार्डिनैलिटी मतलब होता है आपका किसी भी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से रिलेटेड वो बात कर रहा है। ठीक है, हाँ, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सेट की। कहां तक हो गया हम लोग, पहले हमने एम्प्टी सेट देख लिया, सिंगलटन सेट भी क्लियर हो गया क्या हुआ। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है उसके हम लोग बात करते हैं, वो होता है आपका इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है इसकी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, हाँ, एम्प्टी सेट में एक चीज ध्यान दीजिएगा, कोई भी सेट जो एम्प्टी नहीं है उसको हम लोग नॉन एम्प्टी बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो अब अलग से मुझे एक नया टाइप करके बताने की जरूरत नहीं है कि एम्प्टी सेट होता है तो एक नॉन एम्प्टी सेट भी होता है। और कोई सेट है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट है तो वो नॉन एम्प्टी सेट कहलाएगा। ठीक है, तो हाँ, तो अब बात करते हैं हम लोग इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये इक्विवेलेंट सेट और एक और आपके पास इसके बाद ऑप्शन आएगा इक्वल सेट, दोनों में डिफरेंस समझिएगा। किसी भी दो सेट्स को हम लोग इक्विवेलेंट कहेंगे, दैट मींस कि एनी टू सेट्स एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, लेट अस से ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम कार्डिनैलिटी नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि अगर दो हमारे पास सेट हैं, एक सेट हो गया आपका ए, दूसरा सेट हो गया आपका बी, तो इन दोनों सेट को आप बोलो कि ये इक्विवेलेंट है अगर दोनों सेट आपके क्या है, इक्विवेलेंट है अगर इनकी कार्डिनैलिटी क्या है, सेम है। अगर इनकी कार्डिनैलिटी सेम है, कार्डिनैलिटी मतलब कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर जैसे भी मैंने रिमार्क में बताया, अगर इनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। बात में समझ आ रही है, ये चीज आप लिख लेना कि इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन लिख लेना, टू सेट्स ए एंड बी, टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम कार्डिनैलिटी, या और यू कैन से इफ दे हैव सेम कार्डिनल नंबर, या दैट इज इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैंने बात किया कि एक आपका सेट ए है जिसके अंदर है आपका 1 2 3 4, ठीक है, बी आपका दूसरा सेट है जिसके अंदर आपके पास हो गया ए बी सी डी। ठीक है, तो यहां से आपको देखने में लग रहा होगा कि जो सेट ए है और जो सेट बी है दोनों एकदम डिफरेंट है। भाई सेट ए क्या है, नंबर का कलेक्शन, और सेट बी जो है वो अल्फाबेट्स का कलेक्शन है, बट फिर भी यहां पे आपको दिख सकता है कि इसकी जो कार्डिनैलिटी है, या आप कह सकते हो क्या, आप कह सकते हो जो कार्डिनल नंबर है ए का वो कितना है, 4 है, और जो कार्डिनैलिटी ऑफ बी है मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ बी है वो भी कितना है, 4 है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी। तो ये आपकी मेन कंडीशन होगी। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सेट ए एंड सेट बी दोनों कैसे हैं, इक्विवेलेंट सेट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो इक्विवेलेंट सेट मींस इफ एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी, तो हमारे पास दिस थिंग इंप्लाइज ए इज इक्विवेलेंट टू बी। इस तरह डिनोट करते हैं इक्विवेलेंट सेट को हम लोग, ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं हम लोग। इक्विवेलेंट सेट के बाद हमारे पास जो चीजें आती हैं वो आता है अलग। फोर्थ जो हमारे पास हो गया वो हमारे पास हो गया इक्वल सेट्स। इक्वल सेट सब क्या होता है ये समझिए। देखिए कोई भी दो सेट अगर उसको हम लोग इक्वल बोलेंगे इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। ध्यान समझिएगा, टू सेट्स, टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल सेट्स इफ दे हैव exactly the same objects or you can say exactly the same elements।
इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अभी हमारे पास एग्जांपल था ए और बी, तो ए क्या था आपके पास 1 2 3 4 कलेक्शन ऑफ नंबर्स था, और बी जो था वो आपका क्या था ए बी सी डी कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स थे। दोनों में 4 एलिमेंट्स थे, बट वो दोनों सेट्स किसी भी तरीके से इक्वल नहीं थे। क्यों इक्वल नहीं थे? क्योंकि आपका सेट ए अलग था और सेट बी आपका अलग था। तो इक्वल सेट्स हम लोग तभी कहेंगे जब दो सेट्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम होंगे, डिट्टो होंगे, एकदम एग्जैक्टली दोनों में सेम होने चाहिए। दैट मीन्स अगर एग्जांपल लिया जाए तो मैंने बोला एक सेट ए है जिसके अंदर मैंने लिया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब दूसरा सेट ले लिया मैंने बी जिसके अंदर क्या 5 3 1 2 और क्या बच रहा 4, ठीक है, ये मैंने लिया। हालांकि देखिए कुछ चीज ध्यान दे दीजिए, सेट्स में जब भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो आपका ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, चाहे 1 2 3 4 5 इस तरह लिखिए, चाहे उल्टा सीधा करके, दोनों चीज ऑर्डर से मतलब आपको कोई परेशानी हो जाती नहीं, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर किसी सेट के अंदर कोई चीज रिपीट हो रही, जैसे मतलब यहाँ पे अगर 1 2 बार आ रहा है, 3 बार 4 बार आ रहा है, तो उसको आपको 4 बार नहीं लिखना, सिर्फ एक ही बार लिखना है। तो दो चीजों का आप ध्यान देना कि ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता है रोस्टर फॉर्म में, और दूसरी चीज आपका कि वो चीज अगर रिपीट हो रही है तो उसको हम लोग सिंगल बार ही लिखते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो ये सेट आप देख सकते हो यहाँ पे सेट ए के अंदर वही एलिमेंट है और सेट बी के अंदर भी सेम टू सेम एलिमेंट है और उतने ही एलिमेंट है। तो यहां पे आप बोल सकते हो ये जो सेट ए है और ये जो सेट बी है, ये दोनों सेट कैसे हैं? इक्विवेलेंट सेट्स हैं, सॉरी इक्वल सेट्स हैं। इक्वल सेट्स मतलब क्या हुआ कि टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। भाई अगर सेम है तो नंबर ऑफ तो होगा ही होगा, वो तो ऑब्वियस ही बात है। तो अगर दो सेट्स के बीच में जो सेट्स एलिमेंट्स हैं वो सेम है, डिट्टो हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं दोनों सेट्स आपके क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आप कह सकते हो ए इज इक्वल टू बी। क्यों इक्वल टू बी है? क्योंकि दोनों में क्या है हमारे पास? सेम एलिमेंट्स हैं। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए यहां से हमको एक चीज मिला आपका, आप ये कह सकते हो कि एवरी इक्वल सेट, ध्यान समझिएगा, एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट, ध्यान समझिएगा, एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट बट कन्वर्ट्स नीड नॉट बी ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ कि हर इक्वल सेट 100% क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा, लेकिन हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। जैसे अभी हमने देखा इसके पहले जो एग्जांपल था जिसमें a इक्वल टू ए बी सी डी, एक a इक्वल टू 1 2 3 4 था एंड b इक्वल टू ए बी सी डी था, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने ले लेता हूँ फिर से, मान ली दूसरा ले लेता हूँ, एक हो गया x, एक सेट इसके अंदर 1 2 3 है, ठीक है। दूसरा सेट ले लेते हैं हम लोग y जिसके अंदर आपके पास है a b c, ठीक। आपको दिख रहा होगा कि ये सेट x जो है ये सेट y जो है, दोनों की कार्डिनलिटी कितनी है? 3 है और दोनों की कार्डिनलिटी सेम है, दोनों कार्डिनल नंबर सेम है। तो हम लोग कह सकते हैं यहां से क्या कि x इज इक्विवेलेंट टू y। बट अगर बात कर हम लोग क्या x इज इक्वल टू y है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। x इज इक्विवेलेंट टू y बट दिस डज नॉट इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू y। यहाँ पे x इज इक्वल टू y नहीं है, बात में समझ आ रही है, बट इक्विवेलेंट है। तो बट ये हम लोग कह सकते हैं, तो यही चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट नीड नॉट बी इक्वल, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख लो भाई, ऑब्वियस सी बात, अगर दो सेट इक्वल हैं, इक्वल मतलब क्या होगा कि एग्जैक्टली वही एलिमेंट होगा, उतने ही एलिमेंट होगा। वैसा नहीं है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 के साथ साथ 6 भी आ गया, तब इक्वल नहीं हुआ, क्योंकि 6 यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इक्वल सेट है तो उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे तो हमारे पास इक्विवेलेंट की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एवरी इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, ठीक है। ठीक है, यहां तक चीजें हो गई। आगे देखते हैं, दो टाइप के सेट बच्चे इंपॉर्टेंट है। तो इक्वल सेट्स तक देख लिया हम लोगों ने। इक्वल सेट्स के बाद अब हम लोग आगे आते हैं, हमारे पास आता है डिसजॉइंट सेट है। ये वर्ड आपके पास बार बार आता रहेगा। देखिए अभी बेसिकली आपके पास क्या क्या हो रहा है, अभी सेट्स बहुत इजी चैप्टर है, थोड़ा सा आपको शुरू में इंट्रोडक्शन में ध्यान देना है, क्योंकि जैसे आपके पास आगे जब आप चलोगे थोड़ा और अंदर हम लोग चलेंगे, डीप में चलेंगे, तो आपके पास कुछ वर्ड्स बार बार आएंगे, जैसे डिसजॉइंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स। तो ये सब चीजें जब आप एक बार ध्यान से पढ़े रहोगे, समझे रहोगे, तो आपको जब वहां पे वर्ड इंट्रोड्यूस होगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो एक बार इंट्रोडक्शन के लिए आप अच्छे से देख लो, एक बार माइंड में सेट को, अच्छा ये चीज होता है, ताकि जब कोई क्वेश्चन में आपके पास इन सब चीजों से सामना हो तो आपको ऐसा नहीं लगे ये क्या हो गया यार, ये तो पहली बार आ गया, ठीक है। क्योंकि सारे क्वेश्चंस एकदम इजी हैं, बस आपको थोड़ा सा फोकस रखना है। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी टॉपिक है। तो फिफ्थ हमारे पास क्या हुआ, कहां तक थे हम लोग? इक्वल सेट्स हो गया, ठीक है। फिफ्थ जो हमारे पास होता है वो होता है डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। आप समझिए डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है, DISJOINT, डिसजॉइंट सेट। देखिए कोई भी दो सेट है अगर A एंड B, तो उन दो सेट्स को हम लोग डिसजॉइंट बोलेंगे अगर वो क्या है, अगर उनके अंदर एक भी एलिमेंट सेम ना हो।
आंसर बन जाएगा टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट्स इफ दे डोंट हैव एनी एलिमेंट्स इन कॉमन। दैट मींस एक भी एलिमेंट उनके कॉमन नहीं होने चाहिए, ना ही कार्डिनलिटी से हमको कोई मतलब है ना किसी भी चीज से, बस उनके अंदर जो नंबर ऑफ जो उनके अंदर एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं होनी चाहिए। एक सेम इन द सेंस एक भी एलिमेंट मैच नहीं करना चाहिए, एक भी एलिमेंट कॉमन में नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल अगर लिया जाए तो मैंने बोला कि आपके पास एक सेट, अब देखिए बार बार मैं 1 2 3 4 या ABCD ले रहा हूं तो इससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मतलब ये सिंपल में ताकि समझ में आ जाए चीजें, आगे आगे चल के एग्जांपल और ट्रिवियल किया जाएगा, टफ किया जाएगा, बट अभी मैं सिंपल समझाने के लिए बेसिक बार बार वही ले रहा हूँ। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। ये सेट क्या हो गया आपका ए हो गया, वहीं पे सेट बी हो गया मेरे पास जिसमें हो गया 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, या 9 10 जितना आपको लेना कुछ भी ले सकते हो। तो देखिए यहाँ पे सेट ए हो गया और सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं और सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स, दोनों में कुछ भी कॉमन है, एक भी एलिमेंट कॉमन है नहीं, कॉमन है। अब टोटली दोनों डिफर हैं, हाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास क्या है कि जो सेट है वो एकदम अलग है, वो 1 2 3 4 है, और सेट बी जो है वो भी अलग है, 5 6 7 8 है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ठीक है। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ दे डोंट हैव एनी एलिमेंट्स इन कॉमन, मतलब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, सब अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। डिसजॉइंट से समझ में आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। डिसजॉइंट सेट्स के बाद हमारे पास जो बेसिक आता है 6th, वो आपके पास आता है ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं ये समझते हैं हम लोग। ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं इनकी हम लोग बात करते हैं। ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं, देखिए ओवरलैपिंग सेट्स हम लोग क्या होते हैं ये समझिए। दो सेट्स ए एंड बी, इनको हम लोग बोलेंगे कि बोथ सेट्स आर ए ओवरलैपिंग इफ दे हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन, जस्ट डिसजॉइंट का अपोजिट। ओवरलैपिंग मतलब क्या हुआ आपका कि कम से कम एक एलिमेंट हमको क्या दिख जाए, कॉमन दिख जाए, तो वो आपका सेट्स कैसा हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला ए है जिसके अंदर 1 2 3 4 हो गया, एंड बी है जिसके अंदर हो गया आपके पास 4 5 6 7 8 9, जितना मन आपका जो मन ले लीजिए। ये आपके पास क्या हो गया, ये आपका सेट बी हो गया, ठीक है। एक सेट आपका ए हो गया जिसके अंदर है 1 2 3 4, सेकंड सेट आपका बी हो गया जिसके अंदर 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आपको दिख रहा होगा कि सेट ए और सेट बी में कुछ ना कुछ तो कॉमन दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है, 4 जो है वो दोनों में क्या है आपका कॉमन है। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन ये कहती है टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी ओवरलैपिंग इफ दे हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन, मतलब कम से कम एक एलिमेंट तो कॉमन होना चाहिए। कम से कम का क्यों वर्ड यूज हो रहा है, एटलीस्ट वर्ड इसलिए यूज हो रहा है कि अगर एक भी कॉमन नहीं होगा तब तो फिर वो डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे। बात समझ आ रही, हाँ पॉसिबिलिटी ये भी है कि सारे कॉमन है, दैट मींस आपका क्या 1 2 3 4 इसमें 1 2 3 4 इसमें भी हो जाए, तब वो आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल भी हो जाएंगे, ओवरलैपिंग भी हो जाएंगे और इक्विवेलेंट भी हो जाएंगे। बात में समझ आ रही है। हमको कंडीशन बस इतनी सेटिस्फाई करानी कि एटलीस्ट मतलब कम से कम एक कॉमन होना चाहिए। एट मोस्ट ही कोई कंडीशन नहीं हो सकता, सारे कॉमन हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी वो ओवरलैपिंग सेट कहलाएंगे। अब जैसे यहाँ पे 4 है, हो सकता है आपका यहाँ पे 5 हो जाए, 6 हो जाए, दोनों में एक से ज्यादा एलिमेंट्स भी कॉमन हो सकते हैं, फिर भी वो सेट्स हमारे क्या कहलाएंगे, ओवरलैपिंग सेट्स कहलाएंगे। चीजें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। तो ओवरलैपिंग सेट्स क्या होगा समझ आ गया ना, डेफिनेशन वही है आपकी, टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी ओवरलैपिंग इफ दे हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन, ठीक है। इसके बाद फिर आपके पास जो आते हैं, बस हो गया यही मेन थे आपके पास। उसके बाद आपके पास एक हम लोग बेसिक समझने के हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, नाम से क्लियर है। देखिए कोई भी सेट फाइनाइट सेट कहलाएगा अगर उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए वो फाइनाइट होने चाहिए, और किसी भी सेट को हम लोग इनफाइनाइट बोलेंगे अगर उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला एक सेट ए है जिसके अंदर फर्स्ट 10 या फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स हैं, तो वो आपका सेट कैसा हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। वेयर एज अगर मैंने बोला एक आपका सेट है जो हम लोग बोल सकते या फिर सिंपल मैंने बोल दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मैंने क्या बोल दिया, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ऑब्वियस बात अगर उस सेट की बात करें तो उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हो जाएंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट हो जाएंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर सारे कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो उस केस में वो सेट हमारा कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। और अगर वही मैंने कुछ कंडीशन लगा दी कि सेट ऑफ फर्स्ट 10 फर्स्ट 100 फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर, तो आपका फाइनाइट हो जाएगा। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट बेसिकली आपका किससे रिलेटेड है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स से। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है तो सेट आपका फाइनाइट कहलाया जाएगा, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है तो सेट हमारे क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे।
तो ये हमारे पास बात होगी टाइप्स ऑफ सेट्स की। यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या चीजें हमने देखी है। सबसे पहले हमने देखा सेट्स की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद हमने देखा कि सेट्स की डेफिनेशन के बाद कुछ उससे क्वेश्चंस किए, उसके बाद देखा रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। दो तरीका था हमारे पास रिप्रेजेंट करने का। पहला तरीका था आपका सेट रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, सेकंड तरीका था आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ सेट्स कितने होते हैं। तो हमारे पास बेसिकली देखने में आया कि 7 टाइप्स ऑफ सेट हो रहे हैं सारे। हमने देखा पहला आपके पास क्या था, पहला सेट आपका था एम्प्टी सेट, सेकंड आपका सिंगलटन सेट, फिर इक्विवेलेंट सेट, फिर आपके पास आया एम्प्टी सेट, इक्वल सेट के बाद आपके पास डिसजॉइंट सेट, ओवरलैपिंग सेट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। ये हो गया आपके पास बेसिक सेट्स का बेस। इस बेस से आपके पास रिलेटेड अब धीरे धीरे चीजें क्या होंगी, अच्छी होंगी और इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। अभी तो आपको बेस बन रहा हुआ, बेसिक चीजों को आपसे रिलेट करना, आपको बेसिक चीजों को इंट्रोड्यूस करना जरूरी था। जैसे आपके पास ये सब वर्ड्स आगे यूज होते रहेंगे, इसलिए आपको जानना जरूरी है, इंट्रोडक्शन जरूरी है। इसके बाद जो आपके पास मेन चीज आता है उसको हम लोग बोलते हैं सबसेट्स। सबसेट, थोड़ा सा सबसेट्स तक हम लोग चलते हैं, फिर आगे चीज बाद में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सबसेट्स आप लोग समझ लीजिए क्या होता है। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं सबसेट्स की। सबसेट्स एक्चुअल में होते क्या हैं? देखिए सबसेट्स हमारे पास क्या होता है, सबसेट मतलब देखिए दो हम लोग चीजें लेते हैं। मान लीजिए एग्जांपल के लिए अभी समझिएगा ध्यान से, एक सेट ए है, दूसरा सेट हमारे पास क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, एक सेट आपके पास ए है और दूसरा सेट हमारे पास बी हो गया। तो सबसेट इतना क्लियर है कि सबसेट भी एक तरह का सेट ही है। सेट ये भी होता है और सेट मतलब नॉर्मल सेट भी सेट ही होता है और सबसेट भी एक सेट ही होता है। बट फिर भी किसको हम लोग किसका सबसेट बोलेंगे, क्या सबसेट होता है वो चीज समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए सेट ए है और दूसरा सेट हमारे पास क्या है, बी सेट है। तो बी को हम लोग यहाँ पे ए का सबसेट बोलेंगे, ध्यान समझिएगा। बी को हम लोग यहाँ पे ए का सबसेट बोलेंगे इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी आर डिराइव्ड फ्रॉम सेट ए। मतलब कहने क्या हुआ कि अगर बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स ए में हों तो हम लोग बोल सकते हैं कि बी आपका क्या है, ए का सबसेट है। ठीक है, या बेसिकली हम लोग ये भी बोलते हैं कि सबसेट को हम लोग चाइल्ड सेट भी बोलते हैं। तो बी आपका ए का चाइल्ड सेट हम लोग कहेंगे। तो थोड़ा चाइल्ड वर्ड्स यूज करने से आपको चीजें और क्लियर होंगी। अगर हमारे पास सेट है, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम लोग लेते हैं, एक सेट ए हो गया जिसके अंदर आपके पास हो गया, ले लेते हैं हम लोग ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, और दूसरा सेट आपके पास बी हो गया जिसके अंदर हमने ले लिया जी ले लिया, सी ले लिया, एफ ले लिया। ठीक, ये हमने ले लिया। समझ में आ रही चीजें क्या लिखी है। एक सेट लिया हमने ए जिसके अंदर आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी तक है, दूसरा सेट हमने ले लिया बी जिसके अंदर जी सी एंड एफ। तो यहाँ पे आपको देखने में समझ आ रहा है कि बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स कहाँ से लिए गए हैं, सेट ए से ही लिए गए हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं जो बी है वो एक्चुअल में कुछ नहीं, सेट ए का ही चाइल्ड है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं बी इज द चाइल्ड सेट ऑफ सेट ए, और आप ये भी कह सकते हो बी इज द सबसेट ऑफ सेट ए। थोड़ा बहुत चीजें क्लियर हो रही हैं। सबसेट मतलब क्या हुआ कि किसी भी सेट बी को हम लोग सबसेट बोलेंगे उसके ए सेट का, अगर बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट ए से क्या है, डिराइव्ड या सेट ए से ही लिए गए हैं। बात में समझ में आ रही है। तो यहां से आपका ये हुआ कि बी इज द सबसेट ऑफ ए और यू कैन से बी इज द चाइल्ड सेट ऑफ ए। ठीक है, तो हाँ, तो यहां से ये हुआ कि अगर इसको चाइल्ड सेट बोला जा रहा है तो ऑब्वियस बात है ए को भी कुछ बोला जाएगा। ठीक है, तो अगर B इसका चाइल्ड सेट है तो A जो होता है उसको हम लोग पेरेंट सेट बोलते हैं। तो यहाँ बेसिकली बस इस एग्जांपल में आप बोल सकते हो B इज द चाइल्ड सेट ऑफ सेट A एंड A इज द पेरेंट सेट ऑफ सेट B। या जैसे यहाँ पे अगर B इज द सबसेट ऑफ सेट A तो उसी तरीके से बोल सकते हैं A इज द सुपर सेट ऑफ B। ठीक है, सबसेट है तो आपको क्या हो गया, सुपर सेट हो गया। यहाँ तो बात समझ आ रही है। ठीक है, तो अब बात आती है कि सबसेट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, अब डिनोट करने के तरीके को देखते हैं। जैसे अगर बी जो है ए का सबसेट है, इसको डिनोट करने के लिए हम लोग ये सिंबल का यूज करते हैं, ध्यान समझिएगा। ठीक है, इस सिंबल का यूज करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बी इज द सबसेट ऑफ ए। यहां पे बोल सकते हैं हम लोग बी इज द सबसेट ऑफ ए, ध्यान समझिएगा। सी उसके नीचे एक साइन, बी इज द सबसेट ऑफ ए। अब हालांकि देखा जाए तो सबसेट भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रॉपर सबसेट, एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अब वो क्या होता है अभी समझते हैं हम लोग। बी इज द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। या इसी चीज को हम लोग ठीक है अभी समझते हैं। ठीक है, यहां तक नहीं दिए, ये आपका डिनोट करने का तरीका होता है, बी इज द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, यहां तक समझते हैं हम लोग। अब देखिए, अब बात होती है कि सबसेट्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। प्रॉपर सेट एक होता है, एक होता है इम्प्रॉपर। वो क्या होता है उनको हम लोग समझते हैं। जैसे अभी हाँ एक चीज समझिएगा, जैसे अभी मैंने बोला आपका कि बी जो है आपका बी के ए का सबसेट होगा अगर इसके सारे एलिमेंट्स कहां से डिराइव हो, सेट ए से डिराइव। तो आप ये भी कह सकते हो कि पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि एक सेट हमने बनाया एक्स,
पॉसिबिलिटी है। एक सेट बनाया हमने x जिसके अंदर जो एलिमेंट्स लिया, a ले लिया, b ले लिया, c ले लिया, d ले लिया, e, f एंड g ले लिया, ठीक है। ये सेट बनाया हमने x जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट ले लिए। सबसेट की कंडीशन मैंने आपको क्या बताई कि एनी सेट इज सेट टू बी द सबसेट ऑफ पर्टिकुलर सेट इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट इज डिराइव्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेट। मतलब क्या हुआ कि b को हम लोग a का सबसेट कहेंगे जब b के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे कहां से आए हों, a से आए हों। अब यहाँ पे देखिए आपका x लिखा हुआ, यहाँ पे हमको ये देखना है कि क्या x जो है आपका वो a का सबसेट है। कंडीशन क्या है सबसेट की कि जितने भी एलिमेंट्स इसके होने चाहिए वो सारे कहां से डिराइव होने चाहिए, वो सारे कहां से डिराइव होने चाहिए आपका सेट ए से। तो आप देख सकते हो कि x के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सारे ए में हैं, सारे आप ए से डिराइव है। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा क्लेच क्या है कि यहाँ पे आपका x जो है उसके अंदर वो तो एक्चुअल में कुछ नहीं, पूरा पूरा यही हो गया। ध्यान समझिएगा, जो x है वो तो पूरा पूरा क्या हो गया, यही हो गया। बट इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसेट की डेफिनेशन तो हमारी यही थी ना कि एलिमेंट सारे उसी से डिराइव होने चाहिए। वो बात अलग है कि इस केस में सारे वही डिराइव हो गए। मतलब आप कह सकते हो x खुद भी किसके बराबर हो गया, a के ही बराबर हो गया। बट फिर भी x इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ a। मतलब आप ये कह सकते हो x इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ a। यहाँ पे आप ये बात कह सकते हो, ठीक है। तो यहां पे कंडीशन आती है आपके पास किसकी, प्रॉपर और इम्प्रॉपर की। जैसे यहां पे आप देख रहे हो x क्या है, a का सबसेट है, और b जो है वो भी क्या है आपका, b जो है वो भी a का सबसेट है। लेकिन बात ये है कि जो x है वो तो पूरा पूरा a के ही बराबर हो गया। तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो ये हो गया, यहाँ पे जो b है वो प्रॉपर सबसेट है। मतलब अच्छा मतलब प्रॉपर इन द सेंस कि सही मायने में देखा जाए तो यही है, प्रॉपरली देखा जाए तो यही केवल है। ये तो जबरदस्ती पूरा पूरा उसी के बराबर हो गया है, तो इसको हम लोग इम्प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं। बात में समझ आ रही है। तो यहाँ पे ये हो गया कि b इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ a एंड x इज द सबसेट ऑफ a, या फिर आप बोल सकते हो इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ a। लेकिन सबसेट दोनों है, सबसेट दोनों है। अगर कोई आपसे पूछ ले x a का सबसेट है कि नहीं, तो आप बोलेगे यस x इज द सबसेट ऑफ a। बट अगर उसके अंदर भी वो पूछ ले आपसे कि क्या x a का प्रॉपर सबसेट है, तब आप बोलोगे नो, x इज नॉट द प्रॉपर सबसेट ऑफ a, x इज सिंपल इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए एंड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। बात नहीं समझ आ रही है। तो अब होता क्या है कि जनरली हम लोग इम्प्रॉपर सबसेट को इस सिंबल से नहीं डिनोट करते हैं, सॉरी इम्प्रॉपर सबसेट को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। मतलब आपका कि सबसेट उसका फिर नीचे इक्वलिटी होता है, मतलब वो इक्वल टू भी हो सकता है। बट जो प्रॉपर सबसेट होता है उसमें हम लोग ये इक्वल टू सिंबल नहीं लगाते हैं, ठीक है। यही अंतर होता है प्रॉपर और इम्प्रॉपर में। तो अगर कोई बात करे आपसे प्रॉपर सबसेट की, ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन में आप बोल सकते हो एक कंडीशन और लगा देना कि एनी सेट B इज सेट टू बी द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट A इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट B इज डिराइव्ड फ्रॉम द सेट A बट B इज नॉट इक्वल टू सेट A। मतलब सारे एलिमेंट्स इससे डिराइव होने चाहिए लेकिन ये इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। बात समझ आ रही है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम लोग बोलेंगे वो आपका कैसा सबसेट हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको हो गया। तो यहां से हमारे पास ये मिल गया कि हर सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। जैसे आपका A है तो A खुद का ही एक क्या है, सबसेट है, बट प्रॉपर सबसेट नहीं हुआ। तो अगर आपको जनरली ये सिंबल कहीं पे दिखे तो इसका मतलब आपके पास हो गया कि वो प्रॉपर भी हो सकता है, इम्प्रॉपर भी हो सकता है, दोनों अलाउड है। मतलब इक्वल टू भी यूज हो सकता है आपका, ठीक है। बट अगर आपके पास ये सिंबल यूज हुआ इसका मतलब कि वो इक्वल टू वाला सेट इंक्लूडेड नहीं है। बात में समझ आ रही है। डेफिनेशन आप लिख सकते हो। सबसे पहले सबसेट की डेफिनेशन लिख लेना। इसका अंदर लिखना है लेट ए एंड बी आर, सुनिए ध्यान से, इसका आप लोग लिख लीजिएगा डेफिनेशन। देखिए चूंकि वीडियो है ये ऑनलाइन क्लासेस है तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन को लिखाना सही नहीं समझता हूँ कि भाई मैं बोल ही रहा हूँ, डेफिनेशन को क्या कर रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो देख रहे हो, आप आराम से कहीं पे भी आपका छूट जाए कुछ भी हो जाए, वीडियो को पॉज करके रिवर्स करके डेफिनेशन को आराम से सुन के कॉपी में लिख सकते हो। अब मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख के टाइम वेस्ट करना मुझे नहीं लगता कि वो सही है। तो हाँ देखिए सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है समझिए। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, then B is said to be the subset of A if all the elements of B are derived from set A, ठीक है। if all the elements of B are derived from set A, इसको डिनोट करने का तरीका हमारे पास होता है ये मतलब बेसिकली ये तो प्रॉपर सबसेट हो गया लेकिन है तो ये भी सबसेट ही ना, तो इसको भी आप बोल सकते हो डिनोट करने का तरीका और इसको भी बोल सकते हो। बट और डीप में अगर हम लोग जाएंगे, कोई आपसे प्रॉपर और इम्प्रॉपर की जब डिस्टिंग्विश करने लगेगा तब आप पर्टिकुलर यहाँ पे चूज हो जाओगे इस सिंबल में और इस सिंबल में, नहीं तो दोनों सिंबल सबसेट को ही दिखाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके पास बेसिक चीज। अब रिमार्क में आप कुछ चीजें लिख सकते हो कि ऑल सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब हर सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई, ठीक है।
हाँ और इसके बाद रिमार्क में कुछ चीज और लिख लो, रिमार्क में दूसरा लिख दो प्रॉपर सबसेट भी आप लिख लो क्या होता है। तो प्रॉपर सबसेट की भी डेफिनेशन में वही सेम चीज लिखना जो सबसेट में लिखो, बस लास्ट में कंडीशन ये भी आप लगा देना कि बी मस्ट नॉट इक्वल टू ए, मतलब बी ए के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे वो सेट आपका उसका क्या हो जाएगा, प्रॉपर सेट हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ चीज आप ध्यान दो यहाँ पे जो जरूरी है समझते हैं हम लोग। क्या समझना है हम लोग को, देखिए कोई चीज अगर इसमें नहीं समझ में आती है तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके थोड़ा रिवर्स करके एक बार फिर से देखिएगा, तो आपको चीजें हो सकता है समझ में आ जाए। स्पीड अगर ज्यादा होगी तो वीडियो को थोड़ा सा स्पीड कम करके तब सुन लीजिएगा, थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। हाँ तो कहाँ थे हम लोग, सबसेट की बात कर रहे थे। देखिए जैसे एक एग्जाम्पल के हम लोग लेते थोड़ा सबसेट बारे में और चीजें क्लियर करते हैं। मैंने कहा चलिए, मैंने कहा कि एक सेट ले लेते हैं ए जिसके अंदर 1 2 एंड 1 2, चलिए 2 एलिमेंट लेते हैं हम लोग, 1 है और 2 है। ठीक है, मैंने कहा एक सेट है ए जिसके अंदर 1 है और 2 है। अब बात हो रही है कि इस सेट ए का आप जरा सा क्या बताइए मुझे, सबसेट बताइए। मतलब सेट ए का जितने भी सबसेट आप बना सकते हो सारे सबसेट मुझे बताइए, ध्यान समझिएगा। सेट ए का सारे सबसेट आप मुझे बताओ, तो आपके माइंड में क्या आएगा, आप कहते हो तो ठीक है भैया हम लोग एक सेट ले लेते हैं बी जिसके अंदर हमने ले लिया 1, क्या ले लिया 1 ले लिया, तो एक ये भी एक सेट ही है और ये सेट आपका क्या है भाई, ऑब्वियसली 1 इससे डिराइव है, तो आप बोल सकते हो बी ए का क्या है, सबसेट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सेट हमने ले लिया क्या, 2 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये भी एक सेट है और ये भी सेट का जो एलिमेंट है इसी सेट से डिराइव है। हम लोग कह सकते हैं बी इज सबसेट ऑफ ए एंड सी इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ ए। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। और क्या अभी जैसे मैंने बताया कि आपका खुद सेट भी अपना क्या होता है, सबसेट होता है। तो मैंने 1 भी ले लिया और 2 भी ले लिया, बात समझ आ रही है, 1 भी ले लिया और 2 भी ले लिया, तो यहाँ पे आपका ये जो डी हो गया दिस इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ ए। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। ये आपके तीनों क्या है, इसके सबसेट है। एक चीज आप ध्यान देना, जो हमारे पास रिमार्क है आप कैसे जो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है उसको आप जस्ट अपना लो। वो ये है कि जो एम्प्टी सेट होता है, जैसे मैंने बोला कि हर सेट खुद का एक सबसेट होता है, उसी तरीके से जो एम्प्टी सेट होता है वो भी क्या होता है, हर सेट का सबसेट होता है। जैसे कहने मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने यहाँ पे एक सेट और ले लिया ई और जिसके अंदर क्या लिया, बेसिकली देखा जाए तो कुछ भी नहीं लिया मैंने, कुछ भी नहीं लिया, तो ये सेट भी इसका सबसेट हुआ। कैसे हो गया, मतलब हालांकि ये तो एक कॉन्सेप्ट है हाइपोथेटिकल, अभी कैसे हुआ आप सिंपल समझ लो, समझाने की थोड़ा सा कोशिश करता हूं, नहीं भी आता है फिर आप लोग समझ लेना। देखिए यहाँ पे हो गया ना मैंने बोला कि जो सबसेट की डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि इस सेट ई को ए का सबसेट बोलेंगे अगर इसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो कहाँ से डिराइव हो, यहाँ से डिराइव हो। बात में समझ में आ रही है। तो अगर मैंने बोला कि ये इसका सबसेट है तो मुझे ये दिखाना पड़ेगा भैया इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है जो यहाँ से उठा के लाया गया। बात ध्यान समझिएगा भाई, अगर मैंने बोला इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ ए, तो इसका मतलब कि मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि ई का जो एलिमेंट है वो कहां से लाया गया, ए से लाया गया, कह सकते हैं। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि ई के अंदर यहाँ पे जो एलिमेंट है वो मान ली कुछ नहीं है, हवा है सिंपल, तो हवा मैंने ये यहाँ पे भरी थी, यहाँ से उठाई यहाँ पे ला दी। भाई समझ लो भाई, बहुत क्या मजाक कर रहा है ऐसा, चलो ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है भैया मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ ये इसका सबसेट है, तो तुम जरा ये दिखा दो कि इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है। बात में समझ में आ रही है। देखिए मैंने क्या भाई, मैंने कहा चलो मैं ये नहीं दिखा पा रहा हूं कि इसके अंदर वो कौन सा एलिमेंट है जो इससे डिराइव किया गया है, तो भाई सबसेट मैं नहीं दिखा पाऊँ सबसेट, भाई आप कह रहे हो कि सबसेट नहीं है, इसका मतलब है कि इसके अंदर कुछ ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए में नहीं है, तो चलो आप वही दिखा दो। बात में समझ आ रही है। मैंने कहा भाई चलो ठीक है, बात करो सबसेट नहीं है तो मुझे यही दिखा दो जरा आप, इसके अंदर कौन सा ऐसा सेट है जो इसमें नहीं बिलोंग कर रहा, तो फिर आप भी क्या हो जाओगे, ब्लैंक हो जाओगे। तो इस ताम झाम में, मतलब इस जो धाम झाम हुआ उसमें हमारे पास ये फाइनल कंक्लूजन निकाला गया कि ठीक है भैया अगर इसी बात है तो हम लोग मान के चलते हैं कि जो एम्प्टी सेट होगा वो हर सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। तो ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसको आप अपना लीजिए कि कोई भी सेट है तो उसका जो उसके जो सबसेट्स हैं उसमें एम्प्टी सेट जरूर आएगा। दैट मीन्स कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, पहला रिमार्क। एंड सेकेंड रिमार्क में आप लोग लेना कि क्या मैं बोला, हाँ एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, पहला रिमार्क। एंड सेकेंड रिमार्क आपका हुआ कि एम्प्टी सेट इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट। बात में समझ आ रही है। एम्प्टी सेट हर सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। यहां तक चीजें क्लियर हो गई, ओके गुड। तो ठीक है, यहां तक समझते हैं। ये हो गया आपके पास, हाँ तो ये जो आपके पास 4 चीजें हो गई बी सी डी ई, ये 4 आपके ए के क्या हो गए, सबसेट्स हो गए, सबसेट्स हो गए। अब अगर किसी ने इसी में और तामझाम भिड़ा दिया, बोल दिया भैया प्रॉपर सबसेट जरा बताओ, तो प्रॉपर सबसेट अभी मैंने बताया कि वो सबसेट उसके इक्वल नहीं होना चाहिए, तो आप डी को बस क्या कर देना, डी को हटा देना। जो बी सी और ई है ये आपके क्या हो गए,
प्रॉपर सबसेट। कुछ बुक में आप देखोगे एम्प्टी सेट को प्रॉपर नहीं मानता, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारे पास डेफिनेशन होती है उसके हिसाब से प्रॉपर सबसेट की कि वो उसके इक्वल नहीं होना चाहिए, बस उसका और कुछ भी नहीं होता। तो एम्प्टी सेट इज ऑल्सो अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट, प्रॉपर, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि ए के प्रॉपर सबसेट, पूछे अगर ए के सबसेट्स क्या क्या हैं तो बी सी डी ई, और अगर आपसे कोई पूछ ले कि ए के प्रॉपर सबसेट्स क्या क्या हैं तो बी सी और केवल ई आप बताओगे। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। इसका बाद एक टर्म आपके पास आता है जिससे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वो आपके पास हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सॉरी, इसको रफ नहीं करना चाहिए था, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक हो गया, इसको आप लिख लेना, रिमार्क में लिख लेना या अलग से टॉपिक लिख देना, वो आपके पास हो गया नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स मतलब किसी भी सेट के कितने सबसेट्स होंगे। जैसे आपने देखा यहाँ पे सेट ए है, तो मैंने पूछा भैया इसके, अगर मान लो मैंने ये पूछा होता सिंपल कि इसके कितने सबसेट्स हैं, मैंने पूछा होता कि इसके कितने सबसेट्स हैं, तो आप क्या करते हैं भाई, आप इसी तरह बनाते एक एक, आप ये करते बी सी डी, अच्छा ये चीज है तो आप कहते हैं भैया हाँ इससे एक 4 सबसेट है, कितने 4 सबसेट है। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 3 एलिमेंट किया होता फिर इसी तरह आप निकालते, यहाँ पे अगर मैं 4 एलिमेंट किया होता तो फिर इसी तरह आप निकालते। बात में समझ आ रही है? तो उस तक मतलब निकालते इस तरह करके एक समय ऐसा है कि जब आप सबको थोड़ी निकालने बैठ जाओगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो वहां पे हमारे पास एक फॉर्मूला डेवलप हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच सेट, उसको निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है, वो होता है जैसे मान लिया आपके पास सेट ए है, लेट ए बी एनी सेट, ठीक है। एक हमारे पास सेट है एनी नॉन एम्प्टी सेट, ए आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो अगर इसकी जो कार्डिनैलिटी है वो कितनी है, m है, ठीक है। इफ n ऑफ ए इज इक्वल टू m, मतलब ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, m है, तो ऐसे केस में जो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, वो आपका होगा 2 की पावर m, ठीक है। ध्यान समझिएगा, ए के सबसेट जो क्या होंगे 2 की पावर m। जैसे यहाँ पे आप देखो ए सेट था, तो ए के सेट की कार्डिनैलिटी कितनी थी यार, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे 2, भाई 1 और 2 इसकी कार्डिनैलिटी मतलब m की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो इसके जो नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 मींस 4, और आप देख सकते हो 4 इसके क्या हो गया सबसेट्स हो गए। अगर यहाँ पे मैं पूछ लूँ आपसे कोई सेट ए है, कोई सेट x है जिसके अंदर आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसके कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, तो या तो आप एक एक करके निकालो, भाई एक बी हो गया, इसका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, एक हो गया 1 2, एक हो जाएगा 1 3, एक हो जाएगा 1 4, एक हो जाएगा आपका 1 2 3, बात नहीं समझ, इस तरह से काफी होंगे। तो इससे आपके सबसेट्स निकालो, या फिर सिंपल आप क्या यूज करो, फॉर्मूला यूज कर लो, और फॉर्मूला यूज करने के लिए आपके पास क्या है, इसकी कार्डिनैलिटी कितनी है, इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट है n ऑफ x वो कितना है यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4, तो ऑब्वियस सी बात इसके जो सबसेट्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, वो आपको हो जाएंगे 2 की पावर 4 एंड दैट मींस 16। समझ आ रही बात? तो ये आप लिख सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में ये चीज रख सकते हो। ये आपके पास हो गया सबसेट्स। अब सबसेट्स के बाद आपके पास बेसिकली प्रॉपर सबसेट भी आपने समझ लिया। इसके बाद में आपके पास एक चीज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट और आपका एक होता है फैमिली ऑफ सेट्स, ये सारे कुछ भी नहीं होते, इनको हम लोग नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस कर लेंगे। अभी यहाँ तक चीजें रखते हैं हम लोग। बाकी आप हमारे ऐप जो आप गूगल प्ले पे डाउनलोड कर सकते हो संजय पांडे क्लासेस के नाम से, उस पर आप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप के थ्रू हमारे पास वीडियोज रहेंगे, उस पर हम लोग स्टडी मटेरियल, डेली असाइनमेंट जो वो सारी चीजें टाइम टू टाइम हम लोग शेयर करते रहते हैं, उसको आप डाउनलोड कर लेना। ये सारी चीजें आप एक बार अच्छे से अपने से एनालाइज कर लेना, वीडियो को अपने से नोट्स आप बना लेना, और उसके बाद फिर जो हम लोग अपने ऐप के थ्रू आपको क्वेश्चन सीट प्रोवाइड करेंगे, उस क्वेश्चन सीट को आप लोग एक बार सॉल्व करिएगा। जहां पे जो भी प्रॉब्लम होगी उसको आप हमारे साथ डायरेक्ट करें, कमेंट करके, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू जो हमारे पास पोर्टल है जिस पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो टीचर से, उस पे कांटेक्ट करके आप अपने डाउट्स को उस पे आप हमारे सामने पुट करिएगा। हम लोग उसको जल्दी जल्दी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। हमने अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इच कॉल्ड। तो जैसे कि हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा होगा, सेट्स की जो डेफिनेशन होती है वो होती है अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे वेल डिफाइंड टर्म मिसिंग है, तो दैट मीन्स कि आपको जो पहला क्वेश्चन है वहाँ पे आप सेट्स अगर इसको समझोगे अ ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट, तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि आपका सेट्स जो होता है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। तो दैट मीन्स कि ये कलेक्शन या ग्रुप जो भी हमारे पास बेसिक ऑब्जेक्ट्स का है उसको हम लोग कुछ भी कह सकते हैं, सेट्स छोड़ के लिस्ट कह सकते हैं, कलेक्शन कह सकते हैं। तो बेटर रहेगा कि इसका आंसर हम लोग नॉट श्योर करें, वो कलेक्शन भी हो सकता है, लिस्ट भी कहा सकता है, एनीथिंग कहा जा सकता है। तो इसका आंसर हम लोग नॉट श्योर करते हैं, तो दैट आई थिंक इट शुड बी मोर बेटर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर है हमारा इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट आर कॉल्ड। इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स दैट मीन्स कि जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास कोई सेट है तो उसके अंदर जो पर्टिकुलर चीज़ें या ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनको हम लोग मेंबर्स ऑफ सेट कहते हैं या फिर हम लोग उनको एलिमेंट्स ऑफ सेट कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, या हम लोग इसी को मेंबर्स ऑफ सेट ए भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सेट, एक सेट डिफाइंड है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर बिटवीन 10 to 18। तो हमारे पास क्या करना है कि एक सेट डिफाइंड है जो कि यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, उसके अंदर एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे, जो एक्स है हमारा वो ऑड नंबर होना चाहिए 10 से 18 के बीच में। ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन आपके पास है 11, 12, 13, 15, 17। ऑब्वियसली इसमें 12 आ रहा है जो कि आपका ऑड नहीं होता, इसलिए पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन आते हैं, इसमें भी ये नंबर हमको दिख रहे हैं, ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन की तरफ आते हैं तो 11, 13, 15, 17 ये सारे हमारे पास क्या है, ऑड नंबर हैं, जो ऊपर हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है उसी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ऑप्शन सी पे हम लोग इसको टिक करके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन 4 आपके पास कह रहा है लेट ए इक्वल टू से एक सेट है ए जिसके अंदर, ध्यान समझिएगा, एक सेट ए है जिसके अंदर 3 अलग अलग सेट हैं। दैट मीन्स एक सेट ए है जिसके अंदर 3 अलग अलग सेट है। तो जो पहला सेट है वो उसके अंदर 3, 2, 1, सेकेंड सेट है उसके अंदर 5, 4, थर्ड सेट है उसके अंदर 8, 7, 6 है। ये चीज़ हमको दी है। अब आगे क्वेश्चन आपको पूछ रहा है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। हमको ये बताना है कौन सा इसमें से ट्रू है और कौन सा इसमें से फॉल्स है। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ आते, पहला ऑप्शन हमारे पास 1 बिलोंग्स टू ए। ये जो सिंबल आपका ये बिलोंग्स टू है, हम लोगों ने इसको देखा हुआ है। बिलोंग्स टू आपका यूज होता है जब कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर हो, एलिमेंट उस सेट के अंदर हो, तो उसके लिए हम लोग ये बिलोंग्स टू सिंबल यूज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 जो है वो डायरेक्टली ए के अंदर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये कंफ्यूजिंग हो सकता है थोड़ा सा, समझिए इसको एक बार। यहाँ पे जो 1 है वो डायरेक्टली सेट ए का मेंबर नहीं है, 1 है बट वो एक्चुअली में एक सेट के अंदर है। तो आप ये नहीं कह सकते कि 1 ए का एलिमेंट है, 1 तो एक बॉक्स के अंदर पैक है। तो ए के अंदर देखा जाए तो 3 बड़े बड़े बॉक्स हैं, एक बॉक्स है जिसके अंदर 3, 2, 1 है, दूसरा बॉक्स है 5, 4, तीसरा बॉक्स है 8, 7, 6। तो ये आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते हो कि 1 डायरेक्टली ए के अंदर है। अगर यहाँ पे इस सेट के अंदर केवल 1 होता तब आप कह सकते थे 1 बिलोंग्स टू है। तो जो आपका पहला ऑप्शन है वो आपका फॉल्स है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। बाकी नेक्स्ट ऑप्शन पर बात है, बी आपका बोल रहा है 1, 2, 3 इज सबसेट ऑफ ए। ध्यान से दीजिएगा, ये जो 1, 2, 3 मतलब एक बॉक्स है जिसके अंदर 1, 2, 3 मतलब एक सेट है जिसके अंदर 1, 2, 3 है, वो ए का सबसेट है कि नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा समझिएगा ध्यान से, ये 1, 2, 3 ए का सबसेट नहीं हुआ, ये ए का एलिमेंट हो गया। ध्यान समझिए, ये जो पहला आपका ऑप्शन, पहला यहाँ पे जो ए के अंदर बॉक्स है उसके अंदर एक और बॉक्स है 1, 2, 3 जिसके अंदर है, तो वो ए का एलिमेंट हो गया। यहाँ पे जो सबसेट दिखा रहा है ये सबसेट का सिंबल है, ये सबसेट यहाँ पे नहीं हुआ, ये उसका एलिमेंट हो गया। तो डेट मीन्स यहाँ पे बी भी क्या है आपका इनकरेक्ट है। अगर ये सबसेट की जगह पे बिलोंग्स टू होता तो वो आपका ज़्यादा बेटर होता, वही आपका सही भी होता। ऑप्शन सी की तरफ हम लोग आते हैं। ऑप्शन सी में 6, 7, 8 बिलोंग्स टू ए। देखिए ये एग्जैक्टली सही है आपका, यहाँ पे आपका 8, 7, 6 है, ये आपको पता ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, 6, 7, 8 कहिए चाहे 8, 7, 6। तो 8, 7, 6 या 6, 7, 8 जो है वो ए के सेट के अंदर है, बिलोंग कर रहा है। तो डेट मीन्स ये जो सेट है 6, 7, 8 ये ए का एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट है। तो ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, इसको हम लोग टिक कर लेते हैं, ये ऑप्शन आपका एकदम सही है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या आते हैं, डी आपका क्या बोल रहा है कि 4,5 एक सेट है जिसके अंदर 4,5 एलिमेंट है, वो ए का क्या है, सबसेट है। तो एग्जैक्टली यही चीज मैं समझाना चाहता बी वाले ऑप्शन में कि यहाँ पे 4,5 जो वो एक एलिमेंट है सेट ए का, और सबसेट की डेफिनेशन ये कहती है कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट हो वो सेट ए से डिराइव हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4,5 जो है आपका वो सेट ए से ही एलिमेंट को उठा के एक सेट के अंदर रखा गया है। तो ये जो अब नया सेट फॉर्म हुआ ये सेट ए का ही एक क्या है, सबसेट है। तो दैट मीन्स ये ऑप्शन आपका क्या है, एग्जैक्टली करेक्ट है। ठीक है, अच्छा सॉरी ये जो आपका हाँ ठीक है, सॉरी सही है सब आपका। ठीक है, आगे आते हैं हमारे पास ई जो ऑप्शन है आपका, यहाँ पे आपका है 5 बिलोंग्स टू ए। 5 मीन्स आपको बताया गया है कि एम्प्टी सेट होता है, तो एम्प्टी सेट आपका बिलोंग्स टू ए। तो मैंने बताया कि जो आपने रिमार्क में बताया था कि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, ना कि एम्प्टी सेट हर सेट में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये जो आपका ऑप्शन ई है ये बिल्कुल गलत है, ये ऑप्शन सही नहीं होगा। यहाँ पे अगर ये होता है कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ए तो वो आपका सही होता है। जैसे एफ आपका है एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ए, तो ये बिल्कुल सही है, इसको आप आगे उनके टिक कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कि हर सेट और एम्प्टी सेट खुद के सबसेट्स होते हैं हमेशा। तो ये ऑप्शन आपका एकदम सही है, इसको आप टिक लगा सकते हो। आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। यहाँ पे द सेट ओ ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10 कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय, बोला एक सेट ओ है जिसके अंदर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। सबसे पहले इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स आपको पता है क्या होते हैं, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक होते हैं, और उसके बाद फिर आपके पास ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स 10 से छोटे। तो सीधी बात है, पॉजिटिव से 1 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। ऑब्वियसली आपका ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन बी पे हम लोग टिक लगा लेते हैं।